तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है, जेपीएससी मेंस का जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है और ऐसे में कम समय में इस सिलेबस को पढ़ पाना, इसको रिवीजन कर पाना और सारे कंटेंट को संभाल कर रख पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज से हम लोग 310 टॉपिक का एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कंप्लीट मेंस का जो जीएस पेपर 3, 4, 5 और 6 है, इन सभी पेपरों का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को इसमें कवर किया जाएगा। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ कंप्लीट जो सिलेबस है, सिलेबस को भी कवर किया जाएगा। और इसका एक ही पर्पस है कि इसमें जो है वो हम लोग शॉर्ट नोट्स के थ्रू सारा जो है वो 310 टॉपिक को कवर करेंगे, जिससे कम समय में एक बार आप सिलेबस को रिवीजन भी कर सकते हो, उसको याद भी कर सकते हो, बाद में फिर आपको आंसर राइटिंग वगैरह करना ही पड़ेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आपका जो पेपर 3 है, हम सभी को पता है कि जेपीएससी मेंस का जो एग्ज़ाम है उसमें 6 पेपर होते हैं मेंस के, जिसमें पेपर 1 जो है वो आपका सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश का पेपर होता है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है और उसका मार्क्स जो है वो मेरिट में जुड़ता नहीं है। इसके अलावा अगर हम लोग पेपर 2 की बात करें मेंस में, तो वो होता है आपका लैंग्वेज पेपर होता है, तो उसको हम लोग साइड में रख रहे हैं। तो पेपर 1 और पेपर 2 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। उसके बाद बचता है पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6। तो ये पूरा आपका कंप्लीट जीएस का पेपर होता है और इसी को ही यहाँ पे हम लोग जो है वो पूरा कवर करेंगे। पेपर 3 की अगर हम लोग देखें तो इसमें आपका हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है, 2 सेक्शन है। हिस्ट्री में भी आपका यहाँ पे 4 अलग अलग ग्रुप दिया हुआ है। एक तो दिया हुआ है आपका ग्रुप ए है आपका एंशिएंट हिस्ट्री, ग्रुप बी है आपका मिडिएवल हिस्ट्री और ग्रुप सी है आपका मॉडर्न हिस्ट्री और ग्रुप डी की अगर बात करें तो वह है आपका झारखंड हिस्ट्री। उसके बाद पेपर 4 यहाँ पे भी 2 सेक्शन दिया हुआ है। एक सेक्शन तो है आपका इंडियन पॉलिटी और दूसरा सेक्शन है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, यानी कि लोक प्रशासन और आपका जो सुशासन है, दोनों एक ही साथ दिया हुआ है। इसके अलावा अगर हम लोग पेपर 5 की ओर चले तो पेपर 5 कंप्लीट आपका इकोनॉमिक्स है और जिसमें पूरे पेपर 5 को 4 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग पेपर 6 की ओर चले तो पेपर 6 आपका साइंस टेक का पेपर है, जिसमें टोटल 5 ग्रुप यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अभी तक तो जीएस पेपर में 4 ग्रुप था, लेकिन पेपर 6 में यहाँ पे आपको 5 ग्रुप देखने को मिलेंगे और ये 5 ग्रुप जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट से मिलके बनते हैं। जैसे अगर हम लोग ग्रुप ए की बात करें तो वह है आपका फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, ग्रुप बी आपका है जीव विज्ञान यानी कि लैब साइंस बायोलॉजी, वहीं ग्रुप सी जो है वो आपका है एग्रीकल्चर साइंस, जो कि झारखंड के संदर्भ में विशेष उसको पढ़ना है। और पेपर 4 जो है ग्रुप डी जो है वो है आपका इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण एंड पारिस्थितिकी, और ग्रुप ई जो है वो है आपका विज्ञान और तकनीकी विकास यानी कि साइंस टेक डेवलपमेंट या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोल सकते हो आप। तो ये इस तरह से पूरा सिलेबस आपका दिया हुआ है और ये सिलेबस में अगर आप सभी पॉइंट को कवर करने के लिए जाओगे ना तो काफ़ी ज़्यादा लंबा समय लग जाएगा। तो इसमें हम लोग इसको बांट दिए हैं, जैसे कि आपका पेपर 3 में टोटल 80 टॉपिक पढ़ना है, पेपर 4 में भी 80 टॉपिक पढ़ना है, पेपर 5 में 70 टॉपिक पढ़ना है और पेपर 6 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपका 80 टॉपिक पढ़ना है। टॉपिक में बांट दिया गया है इसको, ठीक है ना, पूरा कंप्लीट कवरेज। अगर पेपर 3 की बात करें तो पेपर 3 में हम सभी को पता है कि आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी है। हिस्ट्री में भी एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और झारखंड हिस्ट्री चारों सेक्शन है। तो यहाँ पे हम लोग चारों का चारों सेक्शन कंप्लीट नहीं करेंगे, यहाँ पे केवल हम लोग 2 सेक्शन को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में 4 सेक्शन है, जिसमें से आपको आंसर 2 ही सेक्शन का लिखना है और 2 सेक्शन आपको छोड़ देना है। तो यहाँ पर हम लोग 2 सेक्शन छोड़ेंगे। तो हिस्ट्री में हम लोग ग्रुप बी जो क्या है आपका मिडिएवल हिस्ट्री, जिसमें टोटल 20 टॉपिक कवर किया जाएगा। और वहीं ग्रुप डी की अगर हम लोग बात करें तो ग्रुप डी जो है वो है आपका झारखंड हिस्ट्री का और यहाँ पे टोटल 15 टॉपिक है। मतलब हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री है, उसको हम लोग स्किप कर रहे हैं। हिस्ट्री में सेकेंड पार्ट मिडिएवल हिस्ट्री है, उसको हम लोग ले रहे हैं। फिर हिस्ट्री में थर्ड पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री, इसको भी हम लोग स्किप करेंगे और चौथा पार्ट है आपका झारखंड हिस्ट्री, उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो हिस्ट्री में केवल हम लोग मिडिएवल हिस्ट्री और आपका झारखंड हिस्ट्री पढ़ेंगे। वहीं अगर हम लोग ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में 2 सेक्शन है, मतलब 4 सेक्शन है। वहाँ पे भी फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया,
इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद रिसोर्सेज ज्योग्राफी और उसके बाद फिर आपका झारखंड ज्योग्राफी है। तो फिजिकल ज्योग्राफी को हम लोग स्किप कर रहे हैं, यानी ग्रुप ए को। और ग्रुप बी है आपका इंडियन ज्योग्राफी, उसको भी हम लोग स्किप कर रहे हैं। यहाँ पे केवल हम लोग ग्रुप सी और ग्रुप डी पढ़ेंगे। ग्रुप सी क्या है आपका रिसोर्सेज ज्योग्राफी और ग्रुप डी क्या है आपका झारखंड ज्योग्राफी। तो इन दोनों को ही हम लोग कवर करेंगे। तो रिसोर्सेज ज्योग्राफी यानी कि संसाधन भूगोल में टोटल 25 टॉपिक पढ़ेंगे और झारखंड ज्योग्राफी में भी हम लोग टोटल 20 टॉपिक पढ़ेंगे। इस तरह से देखिएगा तो पेपर 3 में आपका 20 मीडिएवल हिस्ट्री का, 15 झारखंड हिस्ट्री का, 25 रिसोर्सेज ज्योग्राफी का और 20 टॉपिक झारखंड ज्योग्राफी का है। ओवरऑल पेपर 3 में आपका 80 टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। वहीं पेपर 4 की अगर हम लोग बात करें तो पेपर 4 में टोटल 80 टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें 40 टॉपिक प्योरली हम लोग पढ़ेंगे किसका, तो आपका पॉलिटी का, और 40 टॉपिक हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस मिलाकर पढ़ेंगे। और यकीन मानिए इतना टॉपिक आप कवर कर लीजिएगा तो मेंस आपके हाथ में रहेगा। मेंस में मतलब यानी कि कंटेंट आपके पास कमी नहीं रहेगा, कंटेंट बढ़ जाएगा। आप फिर इसमें आप एक्स्ट्रा मेहनत करके टेस्ट सीरीज वगैरह लगा के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके आप इसमें बेहतर पोजीशन में अपने आप को ला सकते हैं। पेपर 5 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 70 टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें ग्रुप ए जो कि है आपका बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो इसमें टोटल 20 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। अगर टॉपिक देखा जाए ना तो इंडियन इकोनॉमी जो बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है यहाँ पे टोटल 13 टॉपिक ही दिए हुए हैं, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक को हम लोग सब टॉपिक में बांट कर भी पढ़ेंगे, तो इस तरह से 20 टॉपिक हो जाएगा। ग्रुप बी अगर हम लोग देखें तो वो है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है, यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की जा रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है, तो इसमें भी हम लोगों को टोटल 15 टॉपिक पढ़ना है। और ग्रुप सी जो है वो आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म है, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सभी है, तो इसको भी हम लोग टोटल 20 टॉपिक में बांट कर पढ़ेंगे। और ग्रुप डी की अगर हम लोग बात करें तो वह है आपका झारखंड इकोनॉमी, और इसमें भी हम लोग टोटल 15 टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। कौन कौन सा टॉपिक है वो हम लोग आगे क्लासेस में देखते चलेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग पेपर 6 की बात करें तो पेपर 6 में भी टोटल 80 टॉपिक पढ़ना है आपको, जहाँ पे फिजिक्स में 10 टॉपिक, बायोलॉजी में 20 टॉपिक, एग्रीकल्चर साइंस में 15 टॉपिक, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट पे 15 टॉपिक, और आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में 20 टॉपिक पढ़ना है। इस तरह से देखिएगा तो पेपर 3 80, पेपर 4 80 टॉपिक, पेपर 5 70 टॉपिक, पेपर 6 80 टॉपिक। इस तरह से देखिएगा तो पूरा जीएस पेपर मिला के पेपर 3 से लेकर पेपर 6 तक में हम लोग 310 टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। और ये जो 310 टॉपिक जो है वो हम लोग शॉर्ट नोट्स के थ्रू हम लोग देखते चलेंगे, और हर दिन हम लोग प्रयास करेंगे कि एक दिन में 2 टॉपिक कवर करेंगे। तो अगर हम लोग एक दिन में 2 टॉपिक कवर करेंगे तो इस तरह से आप पाइएगा कि लगभग लगभग 150 दिन में मान लीजिए ना, एवरेज मान लीजिए कि आपका कम से कम 5 महीना लग जाएगा। अगर हम लोग एक दिन में 2 टॉपिक कवर करेंगे तो लगभग लगभग 4 से 5 महीना में आपका 300 टॉपिक 310 टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा। और अगर हम लोग एक दिन में 3 टॉपिक करने लग जाए तो ऐसे में तो आपका 100 दिन में ही टॉपिक ये सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि आप एक दिन में कितने टॉपिक कवर करते हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि एक दिन में हम लोग अगर हो सके तो पॉसिबल हो तो हम लोग 3 टॉपिक कवर करेंगे। तो इससे क्या होगा कि 3 टॉपिक कवर करने से आपका 100 दिन में 300 टॉपिक कवर हो जाएगा। और एक बात है कि हम लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, बीच बीच में कुछ ना कुछ बाधा आ ही जाता है कि जिसके कारण से स्टॉप हम लोग रुक ही जाते हैं। तो प्रयास करेंगे कि चलो 3 महीने में नहीं हो तो कम से कम 4 महीने में तो हो जाए सारा सिलेबस आपका कवर। और अभी आपका 15 जेपीसी आने में टाइम है, तो आप 3-4 महीना दे सकते हो और लगे रहिए। और ये जो 300 टॉपिक है इसको हम लोग धीरे धीरे करके एक एक करके हम लोग कवर करेंगे, और फिर चीज़ें जो है वो थोड़ी आसान हो जाएगी। तो आज हम लोग जो पहला टॉपिक लेके चलेंगे तो वो है टॉपिक हम लोग पेपर 5 का टॉपिक पढ़ेंगे। एक टॉपिक पेपर 5 में जो आपका ग्रुप ए है बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसमें टोटल 13 टॉपिक दिए हुए हैं, जिनमें से अगर हम टॉपिक का नाम बता दें 13 टॉपिक का तो वो कुछ इस प्रकार है। पहला टॉपिक है आपका नेशनल इनकम, दूसरा टॉपिक है इन्फ्लेशन, तीसरा टॉपिक है डेमोग्राफी डिविडेंड, चौथा टॉपिक है आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, चौथा के बाद पाँचवा टॉपिक है आपका इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, छठा टॉपिक है आपका पब्लिक फाइनेंस, सातवां टॉपिक है आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर, उसके बाद 8वां टॉपिक है आपका बजट, 9 नंबर का टॉपिक है आपका फिस्कल पॉलिसी, 10वां टॉपिक है आपका सेंट्रल स्टेट फिस्कल रिलेशनशिप, और यहीं पे पढ़ना है आपका रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन का भी।
उसके बाद 11वां नंबर टॉपिक है आपका स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी एंड बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। और आपका जो है ये 11 नंबर टॉपिक हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी या फिर इंडियन मॉनेटरी सिस्टम। और 12वां टॉपिक हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। और 13 नंबर का टॉपिक हो जाएगा आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि भुगतान संतुलन। इसमें क्या समस्या हो रहा है वो, और इसी में हम लोग पढ़ लेंगे भारतीय जो व्यापार है इसकी संरचना और इसकी दिशा क्या है, वो भी टॉपिक इसी में ही है। तो इस तरह से देखिएगा तो आपका ग्रुप ए में टोटल इकोनॉमिक्स का जो ग्रुप ए है इसमें टोटल 13 टॉपिक देखने को मिलते हैं। तो इनमें से 13 टॉपिक में आज हम लोग एक टॉपिक कवर कर लेंगे और वो टॉपिक का नाम क्या है, तो भारत में मौद्रिक प्रणाली की संरचना। और ये जो पूरा जो टॉपिक है वो आपका शॉर्ट नोट्स में ही बनाया हुआ है और इसी शॉर्ट नोट्स के थ्रू जो है वो हम लोग यहाँ पे इसको पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला टॉपिक देखते हैं हम लोग। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स ग्रुप ए का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारत में मौद्रिक प्रणाली की संरचना, इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे और ये पूरा जो है वो आपका शॉर्ट नोट्स के थ्रू आपका कवर होगा। तो ये जो मौद्रिक प्रणाली की जो संरचना है इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे एक बार उसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति क्या होती है। उसके बाद मौद्रिक नीति का उद्देश्य जानेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि मौद्रिक नीति का उपकरण कौन कौन सा होता है। जैसे अगर हम लोग देखें तो उपकरण में आपका दो तरह का उपकरण होता है, एक तो होता है आपका मात्रात्मक और एक होता है आपका गुणात्मक, यानी कि क्वांटिटेटिव और आपका क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो आपका रेपो रेट पढ़ेंगे, रिवर्स रेपो रेट पढ़ेंगे, बैंक रेट्स यानी कि बैंक दर पढ़ेंगे, CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, SLR यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। इसी में हम लोग OMO यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ेंगे। इसी में हम लोग MSF यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है। इसके अलावा LAF यानी कि लिक्विडिटी असेसमेंट फैसिलिटी क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग जानेंगे इस सभी के बारे में। अब गुणात्मक उपकरण में हम लोग क्रेडिट राशनिंग, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएसन, डायरेक्ट एक्शन, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ये क्या है इन सभी के बारे में हम लोगों को देखना पड़ेगा एक एक करके। उसके बाद मौद्रिक नीति क्या है, मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है, वो सारा कुछ हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मौद्रिक नीति का उपकरण पढ़ेंगे। जब मौद्रिक नीति का उपकरण भी कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग मौद्रिक नीति के प्रकार पढ़ेंगे। और मौद्रिक नीति का प्रकार दो तरह का होता है, एक तो आपका विस्तारवादी मौद्रिक नीति होता है और एक आपका संकुचनवादी मौद्रिक नीति होता है। उन दोनों के बारे में पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं सब। फिर हम लोग जानेंगे कि भारत में मौद्रिक नीति कितना तरह का लागू होता है, यानी कि भारत में मौद्रिक नीति की क्या व्यवस्था है। हम लोग जानते हैं भारत में मौद्रिक नीति जो है वो 4 तरह का यहाँ पे लागू किया गया है, 4 तरह का। एक तो है आपका हॉकिंस मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरा है आपका डोबिस मॉनेटरी पॉलिसी, तीसरा है आपका न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी, फिर चौथा है आपका कैलिब्रेटेड टाइटनिंग ये मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी। तो इन सभी के बारे में देखेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे कि जो मौद्रिक नीति होता है उसका महत्व क्या है। और उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे कि भारत में मौद्रिक नीति से संबंधित क्या क्या लिमिटेशन है, इसका क्या क्या सीमाएं हैं, उनको पढ़ेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम लोग मौद्रिक नीति से संबंधित कुछ अगर लेटेस्ट रिफॉर्म हुआ है, सुधार हुआ है, या फिर कुछ लेटेस्ट करंट का जो न्यूज़ है अगर वो कुछ आ रहा है तो वो हम लोग जानेंगे। और इसी में हम लोग थोड़ा सा मौद्रिक नीति की जो है समिति में की से संबंधित कुछ कुछ रिफॉर्म वगैरह हुआ है वो सब हम लोग जान लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का पूरा डायरेक्शन रहेगा कि मौद्रिक नीति को हम लोग किस तरह से कवर करेंगे। तो बस इसी तरह मतलब शॉर्ट नोट्स के थ्रू ही हम लोग सारा 310 टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला बात आपको ये पता होना चाहिए कि दो इकोनॉमी जो हम लोग बात करते हैं ना, हमारी जो अर्थव्यवस्था है ना, अर्थव्यवस्था को संभालने का काम 2 चीज़ करता है। एक तो है आपका मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति, और दूसरा है आपका फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति। तो राजकोषीय नीति और मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति और आपका मौद्रिक नीति दोनों मिलकर, ये देखिए दोनों मिलकर जो है वो इकोनॉमी को संभाल रहा है, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को संभाल रहा है। एक तरफ से ये रोके हुए बैलेंस करके, एक तरफ से ये रोके हुए बैलेंस करके, तो वही है। ठीक है, अब हम लोग यही करके आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझिए कि मौद्रिक नीति आखिर होता क्या है। तो बताया जा रहा है कि मौद्रिक नीति क्या है, इसके अंतर्गत क्या होता है सो देखिए।
मौद्रिक नीति का प्रयोग कौन करता है? तो आरबीआई करता है, यानी कि आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति का प्रयोग होता है, ठीक है ना। मौद्रिक नीति में क्या है वो समझिए। इसके माध्यम से आरबीआई, यानी कि मौद्रिक नीति के माध्यम से आरबीआई जो है वो देश में मनी सप्लाई यानी कि मुद्रा आपूर्ति, क्रेडिट कंट्रोल यानी कि साख नियंत्रण, इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर, इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति, और लिक्विडिटी यानी कि तरलता, इसको कंट्रोल करता है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? मौद्रिक नीति क्या है? तो मौद्रिक नीति आरबीआई का उपकरण है और इसके माध्यम से आरबीआई जो है वो देश में मनी सप्लाई, क्रेडिट कंट्रोल, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी, इन सभी को ये कंट्रोल करता है। क्यों कंट्रोल करता है? ताकि अर्थव्यवस्था में यानी कि इकोनॉमी में प्राइस स्टेबिलिटी यानी कि मूल्य स्थिरता और इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि आर्थिक विकास दोनों सुनिश्चित हो सके, इसके लिए ये काम करता है आरबीआई मौद्रिक नीति का। आगे देखिए, आरबीआई जो है वो समय समय पे ब्याज दरों को और जो भी रेट्स है, जो भी दर है, इन सभी में फ्लैक्चुएट या फ्लैक्चुएशन करते रहता है, यानी कि इसमें कभी कमी करेगा, कभी वृद्धि करेगा। कब करेगा वो हम लोग आगे देखेंगे। तो आरबीआई समय समय पे ब्याज दरों में कमी और वृद्धि करते रहता है। क्यों करता है? ताकि इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल किया जा सके, इन्फ्लेशन को यानी कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सके। तो आई होप जो मौद्रिक जो नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी, वो आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से बता देते हैं हम। मौद्रिक नीति के माध्यम से आरबीआई मनी सप्लाई, क्रेडिट कंट्रोल, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी, इन सभी को कंट्रोल करता है ताकि अर्थव्यवस्था में प्राइस स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों सुनिश्चित हो, ठीक है। सेकेंड टॉपिक हम लोग देखेंगे, मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है, आखिर इसका पर्पस क्या है। पहला पॉइंट है इसका पर्पस में, वो है आपका मूल्य स्थिरता करना है। देखिए, इकोनॉमिक्स में ना एक कॉन्सेप्ट आता है, जब आप मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन टॉपिक को जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि जब समग्र मांग समग्र आपूर्ति से ज़्यादा हो तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। यानी कि जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ये क्या है समझिए, मांग ज़्यादा होगा और आपूर्ति कम होगा तो महंगाई बढ़ेगा, उसको बोलेंगे इन्फ्लेशन। वहीं समग्र मांग घट जाएगा और समग्र आपूर्ति बढ़ जाएगा, यानी कि मांग कम हो गया, आपूर्ति ज़्यादा हो गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिफ्लेशन, यानी कि अस्फीति। और अगर समग्र मांग समग्र आपूर्ति के बराबर हो, यानी कि एग्रीगेट डिमांड वो बराबर होगा एग्रीगेट सप्लाई के, यानी कि जितना डिमांड हो रहा है, यानी कि मार्केट में 100 चीज़ों का डिमांड हो रहा है और 100 चीज़ जो है वो आपूर्ति हो जा रहा है। इसको ऐसे समझिए, मार्केट में 100 एसी का डिमांड है और 100 को एसी जो है वो आपूर्ति हो रहा है, तो ऐसे में ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो जाता है, यानी कि जितना मांग है उतना आपूर्ति हो रहा है, तो ये कोई भी दिक्कत की बात नहीं है और यही सबसे बेस्ट होता है अर्थव्यवस्था में। तो 3 कॉन्सेप्ट बताए हम। अगर समग्र मांग जो है वो ज़्यादा हो जाएगा समग्र आपूर्ति से, यानी कि डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, तो इन्फ्लेशन। और वहीं डिमांड कम और सप्लाई ज़्यादा तो डिफ्लेशन। और डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर तो आपका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी कि आर्थिक स्थिरता, जो कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है, यानी कि ये शॉर्ट टर्म फिनोमिना है। आगे देखिए, इसमें कुछ कीवर्ड भी है। मूल्य स्थिरता का कीवर्ड क्या है? तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना। मूल्य स्थिरता करता है कौन? आरबीआई। किसके माध्यम से? मौद्रिक नीति के माध्यम से। क्यों? ताकि मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सके, क्रय शक्ति का संरक्षण किया जा सकते हैं। क्रय शक्ति क्या होता है? परचेजिंग पावर। यानी कि जब मुद्रास्फीति आता है, जब इन्फ्लेशन आता है, तो जो आपका मुद्रा का जो क्रय शक्ति जो है वो घट जाता है। पहले आप 5 रुपया में एक पेन खरीदते थे, आपको एक पेन खरीदने के लिए 8 रुपया देना पड़ रहा है, यानी कि मुद्रा का जो है वो यहाँ पे डिवेल्यूशन हो रहा है, यानी कि उसका जो क्रय शक्ति जो है वो कम हो रहा है। इसके अलावा मूल्य स्थिरता से हम लोग इकोनॉमी में जो है वो प्राइस को स्टेबल रख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो है वो एक बैलेंस प्राइस रख सकते हैं, यानी कि संतुलित कीमतें यहाँ पे चलेगी। तो इस तरह से मूल्य स्थिरता आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे और भी समझिए, जब कभी भी इन्फ्लेशन का समय आएगा तो यहाँ पे मुद्रा का जो क्रय क्षमता जो है वो क्या हो जाएगा? मुद्रा का जो क्रय क्षमता वो कम हो जाएगा।
बिकॉज कम क्यों होगा, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड ज़्यादा होगा। तो जब कभी भी गुड्स एंड सर्विसेज का, वस्तु और सेवाओं का मांग ज़्यादा होगा तो ऐसे में उनका दाम यानी कि उनका प्राइस भी ज़्यादा होगा। और जब उनका प्राइस ज़्यादा होगा तो ऐसे में परचेजिंग जो पावर है, क्रय जो क्षमता है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किसका, मनी का। तो ये आरबीआई का पहला उद्देश्य है मौद्रिक नीति के माध्यम से। तो मूल्य स्थिरता आर्थिक विकास की क्या है, आधारशिला है। एक ये लिखिएगा, कोटेशन बहुत अच्छा है कि जो मूल्य स्थिरता जो है वो आर्थिक विकास का आधारशिला है। ये पहला कॉन्सेप्ट, मूल्य स्थिरता। मौद्रिक नीति का उद्देश्य देख रहे हैं। दूसरा मौद्रिक नीति का उद्देश्य है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, आर्थिक विकास को यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ को, डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है मौद्रिक नीति के माध्यम से। कौन, आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी का पर्पस इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर सेक्टर, इन सभी को पर्याप्त मात्रा में लोन देना है ताकि उत्पादन बढ़ेगा और आपका निवेश भी बढ़ेगा। क्या करता है, जब आपका ब्याज दर कम रहेगा तो ऋण कम हो जाएगा, और ऋण कम होगा तो निवेश बढ़ेगा, और निवेश बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो जीडीपी आपका ग्रो करेगा। देखिए, नहीं समझे, समझिए। जब आपका ब्याज दर बहुत ज़्यादा महंगा रहेगा तो कोई व्यक्ति लोन देगा, कोई व्यक्ति लोन लेगा, नहीं लेगा, और लोन लेगा नहीं तो निवेश करेगा, नहीं करेगा। लेकिन जब आपका इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर कम हो जाएगा तो आसानी से लोन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और सभी लोग लोन भी लेंगे, और अगर लोन लेंगे तो वो कहीं ना कहीं निवेश करेंगे, निवेश करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन करेंगे तो जीडीपी बढ़ेगा। कीवर्ड्स क्या है, निवेश, उत्पादन, पूंजी निर्माण, जीडीपी वृद्धि, और ओवरऑल समावेशी विकास यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ यहाँ पे फुलफिल हो पाएगा, सुनिश्चित हो पाएगा। इसका कोटेशन है, मौद्रिक नीति जो है वो आर्थिक विकास के लिए अनुकूल वित्तीय वातावरण तैयार करती है। वित्तीय वातावरण तैयार कर रही है, इसका मतलब क्या है कि वो ब्याज दर को कम करेगी, इससे लोन मिलना आसान हो जाएगा। अगर लोगों को लोन मिलेगा तो वो अपने चीज़ों को उत्पादन करने के लिए निवेश कर पाएंगे, ऐसे में उत्पादन बढ़ेगा, और ओवरऑल आर्थिक गतिविधियां बढ़ने से आपका जीडीपी बढ़ेगा। इकोनॉमी में तीन तरह का आर्थिक गतिविधि होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, उत्पादन, वितरण और उपभोग, यानी कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन। इसी से जो है वो अर्थव्यवस्था चलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसका तीसरा उद्देश्य है वो है आपका रोजगार सृजन करना, यानी कि रोजगार सृजन जो है आर्थिक विकास को सामाजिक विकास में परिवर्तित करता है। अगर लोगों को रोजगार मिलेगा तो वो जो है वो आर्थिक विकास को हम लोग सामाजिक विकास में परिवर्तित करेंगे। एग्जाम्पल के लिए समझिए कैसे क्या है। सो लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी, उनका लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा, यानी कि आर्थिक विकास से हम लोग सामाजिक विकास की तरफ हम लोग शिफ्ट हो गए। इसके अलावा रोजगार सृजन से क्या होगा, उत्पादक को सस्ता में लोन मिलेगा, देन फैक्ट्री और वो ज़्यादा खोलेगा, और ज़्यादा फैक्ट्री खोलेगा तो इससे और भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार सृजित होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। कीवर्ड्स क्या है, रोजगार वृद्धि होगी तो बेरोजगारी में कमी आएगी, उद्यमिता यहाँ से बढ़ेगी, इंटरप्रेन्योरशिप यहाँ से बढ़ेगी, और साथ ही साथ कौशल उपयोग यानी कि स्किल यूज यहाँ से आपका आगे बढ़ेगा। ये आपका तीसरा उद्देश्य हो गया। अब हम लोग चलते हैं चौथे उद्देश्य की ओर, और चौथा उद्देश्य क्या है, मुद्रा आपूर्ति एवं ऋण नियंत्रण। मुद्रा आपूर्ति यानी कि मनी सप्लाई करना, और ऋण नियंत्रण यानी कि लोन देगा कि नहीं देगा इसको कंट्रोल करना, कब लोन ज़्यादा देना है, कब लोन कम देना है, ये सभी कंट्रोल करता है। यही कैसे कैसे वो समझिए। इकोनॉमी में जब कहा जाता है, देखिए जब अर्थव्यवस्था में जब महंगाई का दौर आता है यानी इन्फ्लेशन का टाइम आता है, तब इस समय क्या करता है आरबीआई, मौद्रिक नीति के तहत जो ब्याज दर है उसमें कमी कर देता है, मतलब सॉरी ब्याज दर में वृद्धि कर देता है महंगाई के टाइम। और जब महंगाई पूरा घट जाता है, एकदम कम आ जाता है, यानी कि डिफ्लेशन का दौर आता है, तब यहाँ पे ब्याज दर को वो क्या करता है, सस्ता कर देता है, ताकि लोगों को आय बढ़े। सिंपल समझिए, मुद्रास्फीति आपका दो तरह का होता है, एक होता है आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन यानी कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, और दूसरा होता है आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन यानी कि लागत जनित मुद्रास्फीति। तो जब डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा यानी कि जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगा, तब क्या करेगा गवर्नमेंट आरबीआई के थ्रू ब्याज दर को बढ़ा देगा, ब्याज दर को बढ़ा देगा, और इससे जो मार्केट में ज़्यादा पैसा है उसको खींच ले जाएगा। पहला ये हो जाएगा। और दूसरा जब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगा यानी कि लागत जनित मुद्रास्फीति जब आएगा,
ये सभी क्या है वो हम लोग आगे इन्फ्लेशन टॉपिक में पढ़ेंगे ही, ठीक ना, तो आप परेशान मत होइए। तो ये बोला जा रहा है जब लागत जनित मुद्रास्फीति आएगा यानी कि मार्केट में पैसा ही नहीं है तो वो क्या करेगा, ब्याज दर को कम कर देगा ताकि मार्केट में पैसा जाए। एक जगह लिक्विडिटी को कम कर रहा है और एक जगह लिक्विडिटी को घटा रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं विस्तारवादी मौद्रिक नीति और संकुचनवादी मौद्रिक नीति, ये ठीक है। तो बोला जा रहा है कि इकोनॉमी में जब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगा यानी कि मनी ज़्यादा हो जाएगा तब वो मुद्रा आपूर्ति को क्या करेगा, रोक देगा, कंट्रोल करेगा। और वहीं जब मनी कम हो जाएगा अर्थव्यवस्था में तब वो क्या करेगा, आरबीआई वहाँ पे उत्पादन और निवेश बढ़ाने के लिए लोन प्रोवाइड करवाएगा। यही चीज़ है, वही चीज़ यहाँ बोला जा रहा है। इसका अर्थ समझिए कि यहाँ पे है डिमांड पुल इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति ज़्यादा है तो यहाँ पे लोगों के पास पैसा है तभी ना डिमांड कर रहे हैं, तो यहाँ से लोगों से पैसा जो है वो खींचना है। और ये है आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन यानी कि यहाँ पे पैसा ही नहीं है मार्केट में लोगों के पास, तो यहाँ पे पैसा देना है, ठीक है ना, यही चीज़ है। तो बोला जा रहा है, कोटेशन है कि मौद्रिक नीति जो है वो अर्थव्यवस्था में धन के प्रवाह को संतुलित करती है। बिल्कुल सही बात है, मार्केट में कितना पैसा जाएगा कितना नहीं जाएगा ये मौद्रिक नीति के माध्यम से आरबीआई कंट्रोल करता है मुद्रा आपूर्ति को। जब डिमांड ज़्यादा रहेगा तो मुद्रा आपूर्ति रोक देगा, कम करेगा, और जब सप्लाई ज़्यादा होगा डिमांड ही कम हो जाएगा यानी कि लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो वैसे में वो क्या करेगी, मुद्रा आपूर्ति को बढ़ा देगा। कीवर्ड्स देख लीजिए यहाँ पे, मनी सप्लाई यानी कि मुद्रा आपूर्ति, लोन कंट्रोल यानी कि साख नियंत्रण, लिक्विडिटी मैनेजमेंट यानी कि तरलता का प्रबंधन करना, इकोनॉमिक बैलेंस करना, ये सभी इसका कीवर्ड्स है। अब ये कीवर्ड से आप इसको बना सकते हो ना सेंटेंस, कैसे वो देखिए, जैसा हम बोलेंगे वैसा आप प्रयास कीजिएगा, ठीक है। मुद्रा आपूर्ति और ऋण नियंत्रण में आप क्या लिखिएगा सो, तो जब कभी भी अर्थव्यवस्था में महंगाई और ख़ास करके आपका मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का दौर आएगा तो उस समय आरबीआई मौद्रिक नीति के द्वारा ब्याज दर में वृद्धि करके मुद्रा आपूर्ति को रोक देता है और लिक्विडिटी मैनेजमेंट यानी कि तरलता का प्रबंधन करता है, जिससे मांग कम होता है और आपका जो है वो बराबर हो जाता है, यानी कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी कि आर्थिक स्थिरता का जो है वो मतलब दौर आ जाता है। उसके बाद जब कभी भी लागत जनित मुद्रास्फीति का समय आता है तो ऐसे में आरबीआई मौद्रिक नीति के माध्यम से ब्याज दर में कमी कर देता है ताकि लोगों को आय में वृद्धि हो, आसानी से उनको लोन प्रोवाइड करवाता है ताकि वो मांग करे, निवेश करे, ठीक है, ऐसा। तो यही चीज़ है। तो ये आपका मौद्रिक नीति का उद्देश्य था। 4 ठो और भी देखेंगे हम लोग आगे, ठीक है। तो ये समझ में आया। पहला तो मौद्रिक नीति का उद्देश्य है कि मूल्य स्थिरता करना, दूसरा है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, तीसरा है रोजगार सृजन करना, चौथा है मुद्रा आपूर्ति और ऋण नियंत्रण करना। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पांचवा क्या है वो देखिए। पांचवा है आपका वित्तीय स्थिरता करना। वित्तीय स्थिरता यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इसमें क्या है वो देखिए, वित्तीय स्थिरता सतत आर्थिक विकास की पूर्व शर्त है, यानी कि अगर जब वित्तीय स्थिरता रहेगी तभी आपका जो है वो सतत आर्थिक विकास होगा, उसका ये पूर्व शर्त है। ये पूर्व शर्त मतलब पहले की ये कंडीशन है, जब ये कंडीशन फुलफिल होगा यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगा, वित्तीय स्थिरता रहेगी, ये शर्त ये कंडीशन जब फुलफिल होगा तभी आपका सतत आर्थिक विकास हो पाएगा, ठीक है। वित्तीय स्थिरता आगे देखिए, बैंकिंग एंड जो भी आपका वित्तीय संस्थान है इन सभी को सिक्योरिटी प्लस स्ट्रॉन्ग बनाना हम लोग का टारगेट है। सिक्योरिटी यानी कि इनको सुरक्षा देना है, स्ट्रॉन्ग यानी कि इनको मजबूती प्रदान करना है, इनको बैंकिंग को और अभी आपका जो भी वित्तीय संस्थान है इनको, अगर ये सभी अगर कमज़ोर हो जाएंगे तो लोगों का फेथ जो है यानी कि लोगों का विश्वास कम हो जाएगा, और जब कम होगा तो ऐसे में आपका इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा यहाँ पे। यानी कि आपको बैंकिंग स्थिरता, वित्तीय सुरक्षा इन सभी को बनाए रखना है तभी ना, नहीं तो लोग तो जाएंगे बैंक में पैसे ही जमा करेंगे। तो आपको फेथ भी बना के रखना है, बैंकों को स्ट्रॉन्ग भी रखना है, बैंकों को सिक्योर भी रखना है, नहीं तो बैंक से अगर पैसा लूट ले जा रहा है तो कोई लोग तो उनका फेथ तो टूटेगा ना, डगमगाएगा ही ना, वो लोग बैंक में पैसा रखने से भी कतराएंगे कि भाई चोरी हो जा रहा है, पैसा क्यों रखें। तो वित्तीय स्थिरता इससे बाधित होगी कि नहीं होगी। तो मौद्रिक नीति का एक पर्पस ये भी है कि वो वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करे, क्योंकि वित्तीय स्थिरता जो है वही सतत आर्थिक विकास की पूर्व शर्त है।
वही चीज़ बोला जा रहा है कि बैंकिंग और जो वित्तीय संस्थान को सिक्योरिटी प्लस इनको स्ट्रॉन्ग बनाना हम लोग का टारगेट है। अगर ये कमज़ोर होंगे तो लोगों का फेथ जो है वो विश्वास कम होगा और ऐसे में इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगी। इसका कीवर्ड्स क्या है? तो बैंकिंग स्थिरता, वित्तीय स्थिरता, जोखिम प्रबंधन और वित्तीय विश्वास बनाए रखना है। इसके बाद लास्ट मौद्रिक नीति का पर्पस है, वो भी देख लीजिए। एक और पर्पस है विनिमय दर स्थिरता। विनिमय दर यानी कि एक्सचेंज रेट, इसको भी स्टेबल करना है। तो बोला जा रहा है कि इंडियन रुपी यानी कि जो भारतीय रुपया जो है इसका उतार चढ़ाव बहुत बार बार होते रहता है, तो इसको भी कंट्रोल किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा यानी कि मौद्रिक नीति के द्वारा। फॉरेन ट्रेड, अगर ये विनिमय दर अगर स्थिर रहेगा तो हम लोग का जो विदेशी व्यापार जो हो रहा है, फॉरेन जो ट्रेड होगा वो आसान होगा। साथ ही साथ हम लोग जो फॉरेन इन्वेस्टर है यानी कि जो विदेशी जो निवेशक है, इन सभी को भी हम लोग अट्रैक्ट यानी कि आकर्षित कर पाएंगे। इसका एक कोटेशन है कि स्थिर विनिमय दर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करती है। अगर विनिमय दर अगर स्थिर रहेगा तो ये आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी और जो अंतर्राष्ट्रीय निवेश है इसको भी ये प्रमोट करती है, स्थिर करती है, मतलब ये प्रोत्साहित करती है। आपके यहाँ पे स्थिर विनिमय दर ही नहीं है तो आपके पास कोई भी व्यापार करेगा नहीं करेगा, और ना ही आपके साथ जो है वो ना कोई व्यापार करेगा, ना ही कोई आपके देश में जो है वो निवेश करेगा। समझे ना? इसके अलावा इसका कीवर्ड्स है कि एक्सचेंज रेट, विदेशी मुद्रा यानी कि फॉरेन करेंसी, रुपये की जो स्थिरता है, विदेशी निवेश है, इन सभी को ये सही करता है अगर आपके पास विनिमय दर स्थिर रहे तो ही। तो यहाँ तक हम लोग जो है वो मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है वो उद्देश्य भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा समझाते हुए भी चले ताकि चीज़ें जो है वो आसान हो पाए। अब हम लोग मौद्रिक नीति का जो है उद्देश्य हम लोग पढ़ चुके हैं। उद्देश्य हम लोग 6 तरह का देखें। पहला है मूल्य स्थिरता, दूसरा है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, तीसरा है रोजगार सृजन, चौथा है मुद्रा आपूर्ति और ऋण नियंत्रण, पांचवा है वित्तीय स्थिरता और छठा है आपका विनिमय दर स्थिरता। ये सभी मौद्रिक नीति का ही उद्देश्य है। अब कभी भी अगर आपको मौद्रिक नीति का उद्देश्य अगर कभी पूछा जाएगा तो आप उसको बता पाने में जो है वो सहूलियत रहोगे, बता पाओगे। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट पढ़ना है वो है आपका मौद्रिक नीति का उपकरण। उपकरण में भी आपको बताया गया था, एक होता है आपका मात्रात्मक उपकरण, एक होता है आपका गुणात्मक उपकरण, क्वांटिटेटिव और आपका क्वालिटेटिव, ये सारा कुछ बताया गया था। अब देखिए मात्रात्मक उपकरण को भी ना 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है आपका शॉर्ट टर्म का और एक होता है आपका लॉन्ग टर्म का। शॉर्ट टर्म यानी कि अल्पकालिक और एक है आपका दीर्घकालिक। शॉर्ट टर्म में कौन कौन आ जाएंगे? तो शॉर्ट टर्म में आपके आ जाएंगे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट यानी कि बैंक दर। और वहीं अगर हम लोग लॉन्ग टर्म का अगर हम लोग उपकरण की ओर चले तो वो हो जाएंगे आपके CRR, SLR, OMO यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन, MSF यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, LAF यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। बैंक दर के बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये आपका जो है बैंक दर क्या है, सब हम लोग फिर आगे एक एक करके देखेंगे। मौद्रिक नीति का उपकरण तो ये आपका 2 तरह का है, मात्रात्मक उपकरण और आपका गुणात्मक उपकरण। और ये उपकरणों का पर्पस क्या है कि मुद्रा आपूर्ति और साख नियंत्रण करना है, यही है। मुद्रा आपूर्ति को कभी रोकना है तो कभी बढ़ाना है यानी मनी सप्लाई को, और साख नियंत्रण यानी कि कब जो है वो लोन देना है और कब घटाना है, कब कम करना है, कम ज़्यादा करना है, यही सब इसका पर्पस है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बैंक दर की बात करेंगे यानी कि ब्याज दर की बात करेंगे। ठीक है, तो ब्याज दर बैंक दर जो है, बैंक रेट्स जो है, बैंक रेट वो एक तरह से इंटरेस्ट रेट है यानी कि ब्याज दर है। और इस पर जो है वो इस रेट पे यानी कि इस दर पे ही RBI जो है वो कमर्शियल बैंक को दीर्घकालिक लोन देता है। तो बैंक दर क्या है? तो बैंक दर एक तरह से ब्याज दर है यानी कि इंटरेस्ट रेट है, और इसी इंटरेस्ट रेट पे, इसी ब्याज दर पे ही RBI जो है वो कमर्शियल बैंक को क्या करता है, लोन देता है। और ये लोन कैसा होता है? तो ये आपका दीर्घकालिक यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए ये लोन होता है। और ये जो दीर्घकालिक लोन जो यहाँ पे दिया जा रहा है, यहाँ पे नो नीड कोलेक्ट्रल का यानी कि किसी भी तरह का अनुषंगिक का, किसी भी तरह का समझिए कि आपको सिक्योरिटी का वहाँ पे कोई भी लोन आप ये बंधक नहीं रखना है, गिरवी नहीं रखना है, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी नीड आवश्यकता नहीं है। ये बार फिर से समझा देते हैं हम। बैंक दर जो है वो क्या है? एक तरह से ब्याज दर होता है, और इसी ब्याज दर पे ही RBI जो है वो
कमर्शियल बैंक को लोन देता है। और कैसा लोन देता है? तो दीर्घकालिक लोन देता है, जहाँ पे कोलेट्रल का किसी भी तरह का आवश्यकता होता है क्या? तो नहीं होता है। ये बताइएगा। फिर जब आरबीआई जो है वो बैंक दर में वृद्धि करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डियर मनी पॉलिसी, यानी कि महंगी मुद्रा नीति कहते हैं। और वहीं जब आरबीआई ब्याज दर को कम कर देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं चीप मनी पॉलिसी या फिर चीप मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि सस्ती मुद्रा नीति कहते हैं। तो आरबीआई ब्याज दर को ज़्यादा तो उसको डियर मनी पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी, अब ब्याज दर को कम तो उसको हम लोग चीप मॉनेटरी पॉलिसी कहेंगे। बैंक दर क्या है आपको समझ में आ गया है। बैंक दर के बारे में बोला जा रहा है कि इसका यूज ज़्यादा कौन करता है? आरबीआई करता है। किसको कंट्रोल करने के लिए? तो इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के स्थान पे। अब देखिए, रेपो रेट भी हम लोग आगे देखेंगे और रिवर्स रेपो रेट भी हम लोग आगे देखेंगे। तो याद रखिएगा कि जब कभी भी मुद्रास्फीति आता है, यानी कि जब महंगाई आता है, यानी कि मांग ज़्यादा हो गया और आपूर्ति कम हो गया, तो ऐसे में आरबीआई जो है वो बैंक दर को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के कंपैरिजन में, यानी कि वो बैंक दर में ज़्यादा कमी और कभी वृद्धि करते रहता है मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। आरबीआई जो है वो बोला जाता है कि पेनल्टी के रूप में भी इसका पेनल्टी के रूप में भी इसका यूज करता है बैंक दर का। पेनल्टी कहने का अर्थ क्या है? देखिए, अगर कोई भी आरबीआई के गाइडलाइनों का, उनके जो दिशा निर्देश है उनका अगर उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर जो है वो पेनल्टी लगता है। ठीक है ना, दंड मिलता है उसको। तो बैंक दर क्या है, आई होप समझ में आ गया होगा। बैंक दर के बाद दूसरा है आधार दर, जिसको हम लोग बोलते हैं बेस रेट या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग प्राइम रेट। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जो है वो 2010 में आया था और ये जो है वो आपका दीपक मोहंती समिति है, उन्हीं समिति के रिकमेंडेशन पे, यानी कि उन्हीं की ही अनुशंसा पे इसको लाया गया था। आधार दर के बारे में बोला जा रहा है, यानी कि बेस या फिर प्राइम रेट के बारे में बोला जाता है कि ये एक तरह से मिनिमम इंटरेस्ट रेट है, यानी कि इतना तो आपको लेना ही पड़ेगा, आप इससे जो है वो इंटरेस्ट रेट को कम नहीं कर सकते हो, यानी कि इससे नीचे आप लोन किसी भी कमर्शियल बैंक को नहीं दोगे। एक आपको तो फिक्स अमाउंट, एक मिनिमम रेट है इंटरेस्ट रेट, उतना तो आपको एकदम रखना ही पड़ेगा, उससे नीचे आप नहीं कर सकते हो। ठीक है। ये जो आपका बेस प्राइम रेट है, आरबीआई इसका यूज करता है। कब करता है? तो आपका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में, यानी कि जब आपका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करने का अर्थ है कि आरबीआई फिक्स कर देगा कि किसी चीज़ को प्रायोरिटी में रखेगा, अपना प्राथमिकता में रखेगा कि इस सेक्टर को ज़्यादा लोन दीजिए। मेनली ये यूज होता है कि एग्रीकल्चर को आप ज़्यादा लोन दीजिए। ठीक है ना। और आधार जो दर है इससे कम एक तरह से ये मिनिमम इंटरेस्ट रेट होता है, जिसके नीचे आप किसी भी कमर्शियल बैंक को लोन नहीं दे सकते हो। लेकिन एक बार क्या हुआ था ना कि अमेरिका में ये जो आपका बेस प्राइम रेट जो है, इससे कम में भी ब्याज दर पे भी जो है वो आपका लोन दे दिया गया था, जिसके कारण यूएसए में सब प्राइम लोन क्राइसिस आया था, समझे, यूएसए में। तो एक तो आपका अमाउंट है, उसी अमाउंट जो है उसी इंटरेस्ट रेट पे ही आपको किसी भी कमर्शियल बैंक को लोन देना है, अदरवाइज उससे कम दीजिएगा तो फिर आपका यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस होगा ही होगा, जैसे यूएसए में हुआ। ठीक है। इसके अलावा आइएगा तो तीसरा है आपका LAF, जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये क्या है वो देखिए, LAF के माध्यम से लिक्विडिटी यानी कि तरलता को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है ना। और ये जो है वो आपका नरसिम्हा कमेटी 2 के अनुशंसा पे, उन्हीं के रिकमेंडेशन पे आया था। कब? तो 2000 ईस्वी में आया था। 2000 ईस्वी में इसको लागू किया गया था और इसके बाद फिर इसको फर्दर यूज किया जा रहा था आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में पहले केवल कमर्शियल बैंक को ही शामिल किया गया था, लेकिन बाद में इसमें हम लोग गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान इन सभी को भी शामिल कर दिए और साथ ही साथ में यहाँ पे प्राथमिक डीलर का भी कॉन्सेप्ट जो है वो ऐड हो गया। ठीक है ना। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहने का अर्थ है कि मार्केट में तरलता को कंट्रोल किया जा रहा है, कभी तरलता को बढ़ाया जा रहा है, कभी तरलता को घटाया जा रहा है। तरलता यानी समझिए कि पैसा ज़्यादा, तो मार्केट में ज़्यादा पैसा यानी कि तरलता ज़्यादा, मार्केट में कम पैसा यानी कि तरलता कम। ज़्यादा पैसा तो डिमांड ज़्यादा यानी कि डिमांड फुल इन्फ्लेशन, कम पैसा यानी कि डिमांड कम यानी कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ऐसा ही है।
लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के बारे में बोला जा रहा है कि इसमें रीपरचेस के द्वारा, यानी रीपरचेस यानी कि पुनः खरीद के द्वारा शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है। रीपरचेस के द्वारा कैसे, देखिए जब आपका मार्केट में ज़्यादा पैसा हो गया तो गवर्नमेंट क्या करेगा, अपना बॉन्ड एंड सिक्योरिटी बेच देगा। अब बोलेगा तुम बॉन्ड एंड सिक्योरिटी मेरा खरीदो, और जो मार्केट से पैसा वो खींच लेगा। लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विडिटी यहाँ पे कंट्रोल होता है। लेकिन जब आपका रिवर्स रेपो रेट या फिर रेपो रेट की बात करेंगे तो उसके द्वारा ना लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो तरलता का समायोजन किया जा रहा है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी कि तरलता समायोजन ये किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया है। तो इसके माध्यम से मार्केट में तरलता को कभी सोखा जाता है तो कभी भेजा जाता है। यानी सोखना मतलब मार्केट से पैसा खींचना, और मार्केट में पैसा भेजना यानी कि तरलता भेजना, ऐसा ही है। पहले इसमें केवल कमर्शियल बैंक शामिल थे, लेकिन अब इसमें गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान भी शामिल हो गए हैं, और इसमें प्राथमिक डीलर का भी कॉन्सेप्ट आ गया है। नेक्स्ट है आपका रेपो रेट। रेपो रेट क्या है वो समझिए। रेपो रेट भी एक तरह से ब्याज दर होता है, और जिस ब्याज दर के माध्यम से आरबीआई जो है वो क्या करता है, लोन देता है कमर्शियल बैंक को। किसको, तो कमर्शियल बैंक को। कमर्शियल बैंक कौन कौन है, जैसे कि आपका एसबीआई हो जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। कमर्शियल बैंक होता है ये हम लोग का बैंक है, यानी कि पीपुल्स बैंक, कमर्शियल बैंक, ठीक है ना। तो रेपो रेट एक तरह से ब्याज दर है जिस पे आरबीआई लोन देता है। किसको, लेता नहीं है, देता है। तो रेपो रेट में भी आरबीआई जो है वो लोन देता है कमर्शियल बैंक को, ठीक है ना। और बैंक दर में भी बताए थे कि आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक को लोन देता है। अच्छा ठीक है। बैंक दर भी एक तरह से ब्याज दर है जिसके माध्यम से आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है, और रेपो रेट भी एक तरह से ब्याज दर है जिस पे आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक को लोन देता है। कमर्शियल बैंक यानी कि हम लोग का बैंक पीपुल्स बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक इत्यादि। आरबीआई क्या करेगा, यहाँ पे बॉन्ड एंड सिक्योरिटी लेगा और शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो इन लोग को लोन देगा। आरबीआई जो है वो बैंकों का बैंक है, ठीक है। रेपो रेट की अगर हम लोग परिपक्वता अवधि की बात करें, मैच्योरिटी पीरियड की बात करें, तो ये है आपका 28 दिन है। और इसी में बोला जाता है कि ओवरनाइट लोन की बात करें, यानी कि 24 घंटा के लिए लोन देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ओवरनाइट लोन। ये भी देता है आरबीआई कमर्शियल बैंक को। तो अगर आरबीआई 24 घंटा के लिए किसी भी कमर्शियल बैंक को लोन देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ओवरनाइट लोन कहते हैं। और ये जो रेपो रेट जो होता है इसका जो परिपक्वता जो अवधि होती है, मैच्योरिटी पीरियड होता है, वो 28 दिन के लिए होता है लगभग, ठीक है ना। तो रेपो रेट मतलब एक तरह से ये ब्याज दर है, और इसी ब्याज दर पे आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक को लोन देता है। कैसे देता है, तो उनसे कमर्शियल बैंक से बॉन्ड एंड सिक्योरिटी खरीदेगा और वो उन लोगों को लोन देगा। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि रीपरचेस ऑप्शन क्या होता है। तो रीपरचेस ऑप्शन यानी कि ये जो बॉन्ड एंड सिक्योरिटी है ये वापस देगा और पैसा ले लेगा। यानी कि प्रतिभूति, यानी कि जो आपका प्रतिभूति है, बॉन्ड और जो प्रतिभूति है यानी कि बॉन्ड एंड सिक्योरिटी जो है, इसको वो क्या करेगा, मार्केट में वापस देगा और पैसा ले लेगा। यानी कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग को पैसा चाहिए, बोलेंगे यार हमको पैसा चाहिए भाई, तो ये मेरा सोना का कंगन है, आप इसको गिरवी रख लीजिए, फिर जब मेरे पास पैसा आएगा तब हम ये सोना कंगन ले लेंगे वापस और आपको पैसा दे देंगे। वही चीज़ है कि जब कमर्शियल बैंक को गिरवी मतलब ये लोन चाहिए तो वो गिरवी रख देता है बॉन्ड एंड सिक्योरिटी को, और आरबीआई उसको पैसा दे देता है। फिर वो रीपरचेस ऑप्शन उसके पास रहता है, यानी कि वो जो गिरवी रखा हुआ जो सामान है उसको वापस देगा और उससे पैसा ले लेगा। क्लियर। एक होता है आपका STRO और एक होता है आपका LTRO। इसमें क्या है वो समझिए। STRO मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म रीपरचेस ऑप्शन, और LTRO मतलब लॉन्ग टर्म रीपरचेस ऑप्शन। शॉर्ट टर्म रीपरचेस ऑप्शन क्या है, तो इसका ड्यूरेशन और इसका जो मैच्योरिटी जो पीरियड होता है वो 24 घंटा के लिए होता है, यानी कि ओवरनाइट रेपो रेट इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक ना। या फिर इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे, ओवरनाइट या फिर शॉर्ट टर्म रीपरचेस ऑप्शन कहेंगे। और जब आपका लॉन्ग टर्म रीपरचेस ऑप्शन होगा, यानी कि उसका जो ड्यूरेशन होगा और उसका जो मैच्योरिटी पीरियड जो होगा वो लगभग 1 साल से लेकर 3 साल के लिए रहेगा, ठीक है ना। नहीं समझे, एक बार फिर से समझाते, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जा रहा है ना। देखिए,
शॉर्ट टर्म रीपर्चेस ऑप्शन यानी कि STRO, इसमें दो कंडीशन दिखेगा। इसमें जो ड्यूरेशन है और इसमें जो मैच्योरिटी पीरियड है वो दो तरह से दिखेगा। अगर वो ड्यूरेशन और मैच्योरिटी पीरियड अगर 24 घंटे के लिए रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ओवरनाइट रेपो रेट। और वहीं अगर ये ड्यूरेशन और मैच्योरिटी पीरियड 28 दिन के लिए रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट टर्म रेपो रेट, जो कि 7 से लेकर 28 दिन तक रहता है। ठीक है। और वहीं अगर ये ड्यूरेशन और मैच्योरिटी पीरियड 1 से लेकर 3 साल तक रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म रीपर्चेस ऑप्शन। ये हो जाएगा। तो जो RBI कमर्शियल बैंक को लोन देता है वो 3 तरह से देता है। एक तो आपका शॉर्ट टर्म वाला लोन देता है, एक तो आपका ओवरनाइट लोन देता है, और एक आपका लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है। ठीक है। दिनांकित प्रतिभूति क्या होता है? डेटेड बॉन्ड एंड सिक्योरिटी होता है। इसको भी आप याद रखिएगा। इसी में ही एक कॉन्सेप्ट आता है टारगेटेड LTRO, यानी टारगेटेड यानी कि लक्षित लॉन्ग टर्म रीपर्चेस ऑप्शन। ये आपका कॉन्सेप्ट जो है वो 2020 में आया था कोविड-19 के टाइम में। बोला जा रहा है कि इसमें बोला गया था टारगेटेड LTRO में कि आपको मैक्सिमम जो है वो 50,000 करोड़ रुपया ही लोन में दे सकते हो। और ये जो 50,000 करोड़ रुपया आप जो दिए हैं बदले में क्या लिए हैं? बॉन्ड एंड सिक्योरिटी लिए हैं। बाद में इसी बॉन्ड एंड सिक्योरिटी को आप वापस बेच के और 50,000 करोड़ रुपये जो है वो वापस आप ले भी सकते हो। यानी कि RBI जो है वो यहाँ पे एक तरह से महाजन की जैसा काम कर रहा है। पैसा देगा और सामान गिरवी रखेगा, बस यही है। फिर जो गिरवी रखा है सामान उसको देगा और पैसा वापस ले लेगा, यही चीज़ चल रहा है ना। 5वां है आपका रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट समझ में आ गया, अब रिवर्स रेपो रेट है। रेपो रेट में तो बताया था वो एक तरह से ब्याज दर है जिसके माध्यम से RBI लोन देता है कमर्शियल बैंक को और बदले में बॉन्ड एंड सिक्योरिटी लेगा। लेकिन ये रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा? अब RBI खुद लोन ले लेता है कमर्शियल बैंक से तब, और ये भी लोन जो है वो अल्पकालिक होगा, दीर्घकालिक होगा, ओवरनाइट होगा। ओवरनाइट यानी कि 24 घंटा के लिए, अल्पकालिक यानी कि 7 से 28 दिन के लिए, और लॉन्ग टर्म यानी कि 1 से 3 साल के लिए। RBI जो है वो बॉन्ड एंड सिक्योरिटी जो है वो कोलेट्रल के रूप में यानी कि अनुषंगिक के रूप में यानी कि गिरवी रखेगा, बंधक की जैसा। बॉन्ड एंड सिक्योरिटी वही चीज़ है। बैंक मतलब रेपो रेट में कमर्शियल बैंक अपना बॉन्ड एंड सिक्योरिटी गिरवी रखा और पैसा लिया, लेकिन रिवर्स रेपो रेट में RBI अपना बॉन्ड एंड सिक्योरिटी को गिरवी रखेगा कोलेट्रल के रूप में और वो लोन लेगा। समझ में आया ये लाइन? जी हाँ। तो ये सभी आपको इम्पोर्टेंट है, ये सभी रखना पड़ेगा याद। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, वो है आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी कि MSF। ये बोला जा रहा है कि ये जो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये इस कॉन्सेप्ट का जो है स्टार्ट जो है वो RBI के द्वारा किया गया था 2011 में। और ये एक तरह से इमरजेंसी लोन है यानी कि आपातकालीन ऋण है ये एक तरह से। ये यहाँ पे क्या है कि कमर्शियल बैंक लेता है RBI से लोन, यानी कि एक तरह से आपातकालीन लोन है यानी कि इमरजेंसी लोन है। बहुत पैसा का दिक्कत हो गया इमरजेंसी में, तब वो मतलब जो है वो कमर्शियल बैंक RBI से लोन लेता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। यहाँ बोला जा रहा है कि फिक्स्ड डिपॉजिट और जो आपका डिमांड डिपॉजिट होता है, जब हम लोग आगे देखेंगे अभी जब हम लोग देखेंगे ना कि जो आपका डिपॉजिट होता है वो आपका दो तरह का होता है, एक मांग जमा, एक आपका सावधि जमा। तो मांग जमा यानी कि डिमांड डिपॉजिट और सावधि जमा यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट, तो ये डिमांड है। तो ये दोनों डिमांड का 2% तक लोन जो है वो बिना किसी कोलेट्रल के यानी बिना किसी गिरवी के, बिना किसी आनुषंगिक के RBI से हम लोग लोन प्राप्त कर सकते हैं। समझे क्या बोले हम सो? देखिए, अगर अगर कमर्शियल बैंक है और आपको अगर इमरजेंसी में लोन चाहिए तो आप MSF यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत RBI से जो है वो लोन ले सकते हो। लेकिन लोन कितना मिलेगा? तो आपका जो डिमांड डिपॉजिट है यानी कि जो आपका मांग जमा है, तो सॉरी जो आपका जमा है, जो आपका डिपॉजिट है, डिपॉजिट में दो तरह का, डिमांड डिपॉजिट और आपका फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि मांग जमा और आपका सावधि जमा। इसका अगर 2% आप लोन लोगे तो भी आपको लोन मिलेगा। मतलब कि आपके डिमांड डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट का 2% ही आपको लोन मिलेगा इमरजेंसी में लोन। ठीक है। और RBI के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी बाध्यकारी नहीं है, RBI खुद भी डिसाइड करेगा कि कितना पैसा देना है। लेकिन आप मिनिमम नहीं, मतलब आप मैक्सिमम कितना लोन ले सकते हो? अपने डिमांड डिपॉजिट और आपके फिक्स डिपॉजिट का 2% है। क्लियर? नेक्स्ट 7वां है आपका कैश रिजर्व रेशियो, जिसको हम लोग बोलते हैं CRR। ठीक है ना? आगे देखिए,
जो भी आपका नोटिफाइड कमर्शियल बैंक है यानी कि अधिसूचित कमर्शियल बैंक यानी कि वाणिज्यिक बैंक है, इन सभी का डिमांड डिपॉजिट और जो भी आपका फिक्स्ड डिपॉजिट है यानी कि मांग जमा और सावधि जमा का एक फिक्स अमाउंट यानी कि एक फिक्स अमाउंट जो है वो आपको नगद के रूप में रखना होता है आरबीआई के पास। यानी कि जो भी आपका डिमांड डिपॉजिट है और जो भी आपका फिक्स डिपॉजिट है उसका एक फिक्स अमाउंट जो है वो आपको गिरवी रखना पड़ेगा। किसके पास? तो आरबीआई के पास गिरवी रखना पड़ेगा और वो भी नगद रखना पड़ेगा। ठीक है। और अगर नहीं रखिएगा तो फिर आपको पेनल्टी लगेगा 3% हर एक साल। और ये अनिवार्य भुगतान है यानी कि आपको यानी हो ये पेमेंट करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा फिर। तो कैश रिजर्व रेशियो अभी वर्तमान में कितना 2026 में? तो 2026 में अगर हम लोग बात करें तो ये आपका 3.0% यानी कि मान लीजिए कि ये 3% है। यानी कि आपको 3% जो है पैसा आपको आपका जो है वो मतलब डिमांड डिपॉजिट का और फिक्स डिपॉजिट का जो भी कमर्शियल बैंक है, नोटिफाइड कमर्शियल बैंक जो है वो अपना डिमांड डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट का 3% जो है वो नगद के रूप में आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। 2025 में ये 4.5 था और 2026 में ये 3% है। अगर आप नहीं रखेगा तो आपको पेनल्टी मिलेगा हर साल 3% और ये अनिवार्य भुगतान आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपका लाइसेंस रद्द, आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। आरबीआई जो है वो इसका यूज़ कहाँ पे करता है? कैश रिजर्व रेशियो का, तो वो आपका इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में करता है। साथ ही साथ ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट में भी इसका यूज़ करता है, लिक्विडिटी को एडजस्ट करने में भी ये इसका यूज़ करता है। आगे देखिए एक चीज़ और बता देते आपको हम, 1990 से पहले क्या था ना कि सीआरआर के रूप में 15% और एसएलआर के रूप में 40% पैसा आरबीआई के पास जो है वो फिक्स रखना पड़ता था। यानी कि 100% में 15% सीआरआर के रूप में और 40% एसएलआर के रूप में, यानी कि 40 और 15 यानी कि 55% पैसा आपका तो ब्लॉक हो कर दिया आरबीआई, बचा कितना? 45%। और इसी 45% में बैंक वगैरह को अपना जो है वो एक्टिविटी कार्यभार संभालना होता था, फंक्शन कार्य करना होता था, गतिविधि एक्टिविटी करना पड़ता था। इसी में ही वो आरबीआई फिर लोन देगा, लोन लेगा, अपना सारा काम करेगा, दैनिक कार्य करेगा 45% में ही। 55% पैसा तो ब्लॉक कर दिया सीआरआर और एसएलआर के रूप में, तो ऐसे में बैंक तो घाटा में जाएगा ना भाई। तो इसीलिए फिर हम लोग 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसको भी आप समझिएगा। तो फिर बाद में इसी में ना एक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का भी कॉन्सेप्ट आया था 1969 में ही, ताकि बोला जा रहा है कि आपको मतलब अच्छा ये भी समझिए, ऐसा बोला जा रहा था कि पहले तो 15% तो सीआरआर के रूप में, 40% तो एसएलआर के रूप में आपको फिक्स कर देना है। फिर 1969 में ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का भी कॉन्सेप्ट आया, यानी कि 55% पैसा आपका ब्लॉक हो गया, बचा कितना? 45%। और उसी 45% का भी 40% आपको पैसा जो है वो आपको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को ही देना है। जैसे कृषि को देंगे, इंडस्ट्री को देंगे, ऐसे में तो आपके पास पैसा ही नहीं बच रहा है। यानी कि ऐसे में तो आप देखिए 55% उधर पैसा, फिर इधर आपका 45 का भी 40%, यानी कि इधर भी कुछ अमाउंट जो है वो आपका मतलब इधर प्रायोरिटी सेक्टर में चला गया। यानी कि 72% पैसा तो आपका ब्लॉक हो गया, बच्चा 18%। 18% पैसा में आप कहाँ से काम कर पाइएगा आप? तो ऐसे में देखिएगा कि बैंक वगैरह जो है वो यहाँ से बहुत ज़्यादा घाटे में चला गया था, तभी ना बैंकिंग रिफॉर्म करना पड़ गया हम लोगों को, समझे। एक रीज़न ये भी था, और भी होगा लेकिन एक रीज़न ये भी था, इसको भी याद रखिएगा। अच्छा, जब रिसेशन आता है, रिसेशन यानी कि मंदी, और डिप्रेशन यानी कि महामंदी, तो जब मंदी आता है तब हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगा, तो मतलब मंदी है। तो ऐसे में सरकार जो है वो विस्तारवादी मौद्रिक नीति का प्रयोग करेगा। और जब आपका डिमांड फुल इन्फ्लेशन आएगा यानी कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति आएगी, यानी कि इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया है, पैसा ज़्यादा हो गया है मार्केट में, तो डिमांड ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे में सरकार क्या करेगा? संकुचनवादी मौद्रिक नीति का प्रयोग करता है। और विस्तारवादी मौद्रिक नीति में सीआरआर को घटा देगा और एसएलआर को भी घटा देगा, और वहीं डिमांड पुल इन्फ्लेशन में सीआरआर को बढ़ा देगा और एसएलआर को भी बढ़ा देगा, ताकि मार्केट से पैसा खींच ले। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट कर रहा है ना गवर्नमेंट यहाँ पे। जी हाँ। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलेंगे स्ट्रेटजी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि एसएलआर। सीआरआर क्या है समझ में आ गया, अब हम लोग एसएलआर समझते हैं। देखिए सीआरआर 2026 में 3% है और एसएलआर 2026 में 18% है। यानी अभी भी 18 और 3 21% पैसा सरकार ये आरबीआई के पास रखा हुआ है कमर्शियल बैंकों का, मतलब उतना पैसा ब्लॉक है 18%, बच रहा है मतलब 21%, बच रहा है कितना?
तो 79% बच रहा है ना, तो 79% में ही आपको व्यापार वगैरह करना है, अब कार्य करना है। स्ट्रेटजी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि एसएलआर, इसके बारे में बोला जा रहा है कि जो आपका डिमांड डिपॉजिट है, जो आपका फिक्स डिपॉजिट है नोटिफाइड कमर्शियल बैंकों का, उनका फिक्स अमाउंट जो है वो आपको लिक्विड फंड के रूप में आपको जमा करना है आरबीआई के पास। वहाँ तो आपको कैश जमा करना था ना, एक फिक्स अमाउंट, और यहाँ पे आपको लिक्विड के रूप में आप जो है वो आपको तरलता के रूप में जो है वो आपको जो है वो फंड पैसा जमा करना होगा। वहाँ पे 3% नगद रखना पड़ता था, यहाँ पे 18% फिक्स डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट का रखना पड़ेगा आरबीआई के पास लिक्विडिटी फंड के रूप में। क्या क्या हो सकता है, जैसे कि आप गोल्ड के रूप में रखिए, डेप्ट बॉन्ड यानी कि दिनांकित बॉन्ड के रूप में रखिए, या फिर केवल बॉन्ड के रूप में रखिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में रखिए, ये सब रखिए ऐसा। तो डिमांड डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट का फिक्स अमाउंट जो है वो आपको गोल्ड के रूप में, बॉन्ड के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में रखना पड़ता है आरबीआई के पास, और कुछ कुछ अमाउंट जो है वो आपको नगद भी रखना पड़ता है। पर्पस क्या है? पर्पस यही है कि गवर्नमेंट जो है वो सिक्योरिटी के बदले में गवर्नमेंट लेता है, मतलब कि गवर्नमेंट आपको सिक्योरिटी दे रहा है, तो ऐसे में गवर्नमेंट आपसे चार्ज करेगा। तो पर्पस गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बदले में गवर्नमेंट को लोन देना है आरबीआई के द्वारा। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में भी इसका यूज़ करता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में भी। तो डिमांड पुल में क्या करेगा, एसएलआर को सीआरआर को बढ़ा देगा, और कॉस्ट पुश में एसएलआर और सीआरआर को घटा देगा। ये सभी कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो सिंपल आप याद रखिए ना कि कैश रिजर्व रेशियो मतलब नोटिफाइड कमर्शियल बैंक का डिमांड डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट का 3% अमाउंट जो है वो नगद के रूप में रखना पड़ेगा आरबीआई के पास। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में डिमांड डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट जो भी नोटिफाइड कमर्शियल बैंक है, इनका जो है वो फिक्स अमाउंट यानी कि 18% वो आपको बॉन्ड, सिक्योरिटी और गोल्ड के रूप में रखना पड़ेगा। बस। विस्तारवादी मौद्रिक नीति में किसका क्या प्रयोग होता है, एसएलआर कहाँ बढ़ाता है कहाँ घटाता है, वो भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ ही गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो उपकरण है वो है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है वो देखिए। ओपन मार्केट ऑपरेशन में बोला जा रहा है कि यहाँ जब ओपन बाजार में नहीं, खुले बाजार की नीति में क्या करता है कि खुला बाजार में ही आरबीआई क्या करता है, बॉन्ड एंड सिक्योरिटी खरीदता है तो कभी बेचता है। खरीदेगा कब, यानी बेचेगा कब, जब मार्केट में ज़्यादा पैसा होगा तो आरबीआई क्या करेगा, अपना बॉन्ड एंड सिक्योरिटी बेचेगा मार्केट में, मार्केट से पैसा खींच लेगा। और खरीदेगा कब, जब मार्केट में पैसा कम है तो उन लोगों का बॉन्ड एंड सिक्योरिटी खरीदेगा और मार्केट में पैसा भेज देगा। यानी कि ये क्या करता है, खरीदेगा बेचेगा, ये सभी क्या करता है कि मार्केट में देखिएगा कि जो भी आपका साख सृजन का जो क्षमता है इसमें वृद्धि करता है, कभी घटाता है कभी बढ़ाता है, यही चीज़ है। ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो एक तरह से यूज़ कब किया जाता है, जब आपके पास किसी भी तरह का कोई भी उपाय नहीं बचा, तो ऐसे में आपको लॉन्ग टाइम के लिए यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको लिक्विडिटी एडजस्टमेंट करना है, तरलता का समायोजन करना है, तब आप ये ओपन मार्केट ऑपरेशन की तरफ जा सकते हो। यहाँ पे एक तरह से देखिएगा विस्तारवादी ओपन मार्केट ऑपरेशन का यूज़ करता है, और एक आपका संकुचनवादी ओपन मार्केट ऑपरेशन का यूज़ करता है, ये सभी आपको पता ही है। एक और भी है आपका मात्रात्मक उपकरण में, वो है आपका हेलीकॉप्टर मनी। हेलीकॉप्टर मनी क्या है वो देख लीजिए। बोला जा रहा है कि ये ना मिल्टन फ्रीडमैन जो कि एलपीजी का कॉन्सेप्ट लाए थे, मिल्टन फ्रीडमैन, उन्हीं के द्वारा ही हेलीकॉप्टर मनी का भी कॉन्सेप्ट लाया गया था। हेलीकॉप्टर मनी में गवर्नमेंट जो है वो दो तरह काम करेगा, एक तो आपका सीआरआर को कम करेगा और एसएलआर को कम करेगा, और दूसरा आपका गवर्नमेंट जो है वो जनता में नगद जो है वो यानी कैश का वितरण कर देगा। हेलीकॉप्टर मनी का यूज़ कब होता है, तो आपका लागत जनित मुद्रास्फीति में, यानी कि जब मार्केट में पैसा ही नहीं है तो वो बैंक रेट, रिवर्स रेट, रेपो रेट, ये सभी में कमी करेगा, ये सीआरआर में, एसएलआर में कमी कर देगा, साथ ही साथ वो ट्रांसफ़र पेमेंट में वृद्धि करेगा। यानी कि क्या करेगा कि जनता को पैसा देगा, हस्तांतरित भुगतान करेगा, स्कॉलरशिप देगा, वृद्धा पेंशन देगा, पैसा बढ़ाएगा मार्केट में, ताकि क्या करेगा, उपभोग में वृद्धि होगा। हेलीकॉप्टर मनी को हम लोग एल्सो नॉन एज
गैर परंपरागत मौद्रिक नीति उपकरण, गैर परंपरागत मौद्रिक नीति का उपकरण भी इसको हम लोग मानते हैं। यहीं पे ही आपको ना स्टिमुलस पैकेज, बेल आउट पैकेज, ये सब भी कॉन्सेप्ट आया था, समझे। और इसी में ही जो है वो द पॉलिसी ऑफ मोनेटाइजेशन के द्वारा नगद और बांटो। द पॉलिसी ऑफ मोनेटाइजेशन यानी कि नए नोट को जारी कर देना, उसको बोलते हैं द पॉलिसी ऑफ मोनेटाइजेशन, नया नोट छाप देना। और नया नोट छापिए और मार्केट में पैसा भेज दीजिए, नोट को बांट दीजिए नगद, ये भी समझिएगा। तो हेलीकॉप्टर मनी यानी कि जब सरकार देखेगा कि मार्केट में पैसा ही नहीं है, तो पैसा नहीं है तो लोगों के पास पैसा नहीं, तो वो आय कम रहेगा तो वो डिमांड भी कम करेंगे ना। तो डिमांड बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा, स्टिमुलस पैकेज देगा, बेल आउट पैकेज देगा। यहीं पे आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम भी लाया था गवर्नमेंट 2020 में, ताकि एमएसएमई सेक्टर को लोन मिले। और एमएसएमई सेक्टर को लोन मिले ना तो उससे क्या होगा, उससे उत्पादन बढ़ेगा ना, यही है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट बार बार आ रहा है, वो आप भूल रहे होंगे, थोड़ा आपको समझा देते हैं। एक होता है जमा खाता यानी कि डिपॉजिट अकाउंट होता है। डिपॉजिट अकाउंट में दो तरह का होता है, एक होता है आपका मांग जमा और एक होता है आपका सावधि जमा, यानी कि टाइम डिपॉजिट और आपका फिक्स डिपॉजिट। नहीं, एक होता है आपका डिमांड डिपॉजिट और एक होता है आपका फिक्स डिपॉजिट, ठीक है ना। और इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल डिमांड एंड टोटल डिपॉजिट लाइबिलिटी, यानी कि DTT DTL। ये DTL यानी कि डिमांड टोटल, सॉरी DTL को क्या बोलते हैं भाई, तो टाइम डिपॉजिट लाइबिलिटी, यानी कि डिपॉजिट टाइम लाइबिलिटी, इसको ऐसा कहते हैं। चलिए, इनको याद रहेगा तो ठीक है, नहीं याद तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक तो हम लोग समझ गए हैं क्या क्या बोले हैं, एक बार आपको हम रिकॉल करवा देते हैं। मौद्रिक नीति के उपकरण हम लोग देख रहे थे, जिसमें हम लोग मात्रात्मक उपकरण में क्या क्या पढ़े हैं। पहला बैंक दर, दूसरा आपका आधार दर, तीसरा है आपका लिक्विडिटी एडजस्टमेंट रेशियो या लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, चौथा है आपका रेपो रेट, पांचवा है आपका रिवर्स रेपो रेट, छठा है आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सातवां है आपका कैश रिजर्व रेशियो, सातवां है आपका स्ट्रेटजी लिक्विडिटी रेशियो, आठवां है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन, और 9 नंबर का है आपका हेलीकॉप्टर मनी। ये नोट हुआ आपका है मात्रात्मक उपकरण, ठीक है ना। इसमें भी आपका 3-4 है शॉर्ट टर्म के लिए और 3-4 है आपका लॉन्ग टर्म के लिए। आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। मात्रात्मक उपकरण के बाद हम लोग चलते हैं गुणात्मक उपकरण की ओर, और गुणात्मक उपकरण में भी 4-5 तो देखेंगे। जैसे पहला देखेंगे हम लोग राशनिंग ऑफ क्रेडिट, यानी कि ऋण का नियंत्रण करना। दूसरा है सीमांत उपयोगिताओं में परिवर्तन करना। फिर है आपका उपभोक्ता ऋण का नियमन करना। और फिर है आपका प्रत्यक्ष कार्यवाही करना। क्या है, प्रत्यक्ष कार्यवाही करना। प्रत्यक्ष कार्यवाही करना, ठीक है। एक एक करके देखते हैं ये क्या क्या है। सबसे पहले देखिए राशनिंग ऑफ क्रेडिट, यानी कि ऋण नियंत्रण करने में क्या होता है। तो बोला जा रहा है कि ऋण सुविधा का अभाव, देन इकोनॉमिक ग्रोथ और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कम होगा। अगर हम लोग को ना ऋण ही नहीं मिलेगा, या फिर जो भी अर्थव्यवस्था में ऋण जो है वो लोन जो आसानी से अगर नहीं मिलेगा किसी को, तो उत्पादन में कमी होगा, उत्पादन कम होगा, लोगों को आय भी कम हो जाएगा, और ओवरऑल विकास भी हम लोग का रुक जाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ बोली, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोली, सब रुक जाएगा। तो ऐसे में RBI क्या करता है, कमर्शियल बैंक को या फिर अर्थव्यवस्था में सभी सेक्टर को लोन प्रोवाइड करवाता है, ताकि इससे क्या हो, उत्पादन में वृद्धि हो। ऑल सेक्टर को ये लोन प्रोवाइड कराएगा, या फिर वो प्रायोरिटी हेतु सीलिंग या सीमित मात्रा में लोन देगा। देखिए, या तो ये सभी को लोन प्रोवाइड करवा देगा, या फिर जहाँ पे ज़्यादा आवश्यकता है, जैसे कि एग्रीकल्चर में, तो उसको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत उसको प्राथमिकता में रखेगा और उसको लोन प्रोवाइड कराएगा। एक बोल देगा कि एक सीमित मात्रा में एक लिमिट लगा देगा, सीलिंग लगा देगा, सीलिंग बोलेगा इतना अमाउंट इसको देना ही देना है एनी हाउ, ऐसा वो गाइडलाइन जारी करेगा। फिर समझा देते हैं हम, ऋण सुविधा का अगर अभाव होगा तो ऐसे में अर्थव्यवस्था जो है वो ग्रो नहीं करेगा, डेवलपमेंट जो है वो नहीं करेगा, रुक जाएगा उसका। दूसरा बोले हैं कि RBI जो है वो कमर्शियल बैंक को या फिर अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टर को लोन प्रोवाइड करवाएगा, या फिर कोई एक सेक्टर को प्रायोरिटी बनाकर एक सीलिंग लगा देगा, बोलेगा कि इतना आपको यहाँ पे लोन देना ही पड़ेगा, गाइडलाइन जारी कर देगा ऐसा। इसी में ही एक आपका 1969 में ही प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग यानी कि PSL का कॉन्सेप्ट आया था, जिसके तहत बोला गया था कि बैंक को टोटल जो डिपॉजिट है, टोटल डिपॉजिट लाइबिलिटी यानी कि
टोटल डिपॉजिट लायबिलिटी क्या है, जिसमें आपका डिमांड डिपॉजिट और आपका फिक्स्ड डिपॉजिट, इसको ही हम लोग बोलते हैं टोटल, नहीं इसको इसी को हम लोग बोलते हैं टाइम डिपॉजिट लायबिलिटी। क्या बोलते हैं, टाइम या फिर टाइम डिपॉजिट लायबिलिटी, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल डिपॉजिट लायबिलिटी। ऐसे समझिए ना कि जो है ना आपका मांग जमा का 40% आपको लोन देना है प्रायोरिटी सेक्टर को ही, प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिक सेक्टर को ही लोन देना है 40%। 1969 में ही प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का कॉन्सेप्ट आया था, जिसके तहत बोला गया था कि बैंक जो है वो आपके अपने डिमांड डिपॉजिट का और अपने फिक्स डिपॉजिट का 40% वो सीलिंग लगा देगा, यानी कि सीमित कर देगा कि उसको लोन देना है प्रायोरिटी सेक्टर को ही। जो भी प्रायोरिटी सेक्टर रखेगा, जैसे उसमें था एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर को भी लोन देना था। इसलिए ये प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट हुआ था कि भैया पहले आप CRR के रूप में 15%, SLR के रूप में 40%, यानी 55% पैसा ब्लॉक, उसके बाद बचा 45%। जो आपके पास डिमांड डिपॉजिट है, आपके पास डिमांड डिपॉजिट और आपके पास जो फिक्स डिपॉजिट है उसका भी 40%, यानी कि 45 का भी 40% पैसा आपको और दे देना है प्रायोरिटी सेक्टर को ही। तो ऐसे में तो 72% पैसा ब्लॉक हो गया आपका, बचा 18% पैसे में ही आपको अपना फंक्शन करना है, तो घाटा में जाएगा कि नहीं जाएगा। फिर प्रायोरिटी सेक्टर कौन कौन है कौन नहीं है, इस पे RBI जो है वो समय समय पे इसमें संशोधन किया। पहले एग्रीकल्चर को रखा था, अब तो स्टार्टअप को भी रखा है प्रायोरिटी सेक्टर में। क्या नहीं कि अब स्टार्टअप को आपको इतना देना पड़ेगा, इतना लोन, ठीक है ना, ऐसा ये हो गया। तो ये आपका ऋण नियंत्रण हो गया है। दूसरा हो जाएगा आपका सीमांत उपयोगिता में परिवर्तन। सीमांत उपयोगिता में परिवर्तन कहने का अर्थ क्या है कि RBI क्या करेगा, कमर्शियल बैंक के न्यूनतम सीमा में वृद्धि या फिर कमी करने का वो गाइडलाइन देगा। तो RBI कमर्शियल बैंक के जो है न्यूनतम सीमा, यानी कि एक निश्चित अमाउंट जो है वो फिक्स अमाउंट, एक सीलिंग लगा देगा, सीमित लगा देगा कि इतना आपको इसमें लोन देना है, इसमें लोन देना है, ऐसा करना है, वो सभी। कहने का मतलब क्या है, बैंक के द्वारा मॉर्गेज यानी कि बंधक के अगेंस्ट में दिए जाने वाले लोन की सीमा में कमी या वृद्धि। यानी RBI ये गाइडलाइन जारी करके ये बोल देगा नोटिफाइड कमर्शियल बैंक को कि आप इतना ही पैसा जो है वो लोन दे सकते हो। संशोधन करते रहता है, यानी कि आपको कितना भी गिरवी रखे, मॉर्गेज रखे, आपको इतना ही देना है, इससे ज़्यादा आप लोन देने का आपके पास कैपेसिटी नहीं होना चाहिए, आपको लोन नहीं देना है इतना ज़्यादा। मॉर्गेज क्या है, तो कोलेट्रल यानी कि जमानत है, बंधुआ एक तरह से। RBI बोल देगा कि एक फिक्स अमाउंट पे ही आपको अमाउंट से लोन ज़्यादा आपको नहीं देना है इस क्षेत्र को। पर्पस क्या है कि इससे आपका जमाखोरी को, कालाबाजारी को रोकना है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। एक बार और भी वीडियो को पीछे करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। उपभोक्ता ऋण का नियमन करना। उपभोक्ता ऋण का नियमन करना कहने का अर्थ क्या है, बोला जा रहा है कि इसे कंट्रोल करने के लिए RBI जो है वो डाउन पेमेंट को और इंस्टॉलमेंट का जो व्यवस्था है उसमें कमी या वृद्धि करता है। डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट क्या होता है, जैसे कि आप मोबाइल खरीदने के लिए गए हैं, जैसे कि मोबाइल खरीदने के लिए गए हैं और मोबाइल आपका है 20,000 रुपये का, 20,000 रुपये का मोबाइल है, जिसमें से आप डाउन पेमेंट किए 5,000 रुपया और 15,000 रुपया जो है वो आप इंस्टॉलमेंट में करवा दिए। बोले कि हम हर महीने 2-2 हज़ार रुपये भरेंगे, तो ये हो जाएगा। तो ऐसे में क्या है, आप देखिए, जब डिमांड फुल इन्फ्लेशन आएगा, यानी कि मार्केट में पैसा ज़्यादा है, तभी ना डिमांड कर रहे हैं सब लोग, तो ऐसे में क्या करेगा RBI, डाउन पेमेंट को बढ़ा देगा और इंस्टॉलमेंट का जो रेट है उसको कम कर देगा। यानी कि जो आपको इंस्टॉलमेंट का रेट आपको पहले 10 महीना था, 10 महीना 2-2 हज़ार रुपये भरिए, अब क्या कर देगा कि 5 महीना कर देगा और 5 महीना में ही भरिए। आप पहले 10,000 ये 2-2 हज़ार रुपया भरते थे 10 महीना तक, और अब भरना है आपको 5 महीना में 4-4 हज़ार रुपये, यानी कि इंस्टॉलमेंट का रेट बढ़ा दिया, डाउन पेमेंट को भी बढ़ा दिया। और वहीं जब आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगा, यानी कि मार्केट में पैसा नहीं है, तब वो डाउन पेमेंट को भी कम कर देगा, इंस्टॉलमेंट का भी जो है दर उसको भी कम कर देगा। यानी कि बोलेगा चलो आप 10 महीने का देते, तो चलो आप 15 महीने तुमको कर दिए इंस्टॉलमेंट, पैसा ही नहीं है इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ बोला जा रहा है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन में डाउन पेमेंट को कम कर देगा और इंस्टॉलमेंट की संख्या को बढ़ा देगा, ताकि लिक्विडिटी को सोख लिया जाए। और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में डाउन पेमेंट को बढ़ा देगा और इंस्टॉलमेंट का जो है वो दर जो है वो कम कर देगा, ऐसे ही है। इसके अलावा एक और है आपका गुणात्मक उपकरण में, वो है आपका प्रत्यक्ष कार्रवाई करना। यानी कि जब कमर्शियल बैंक RBI के दिशा निर्देशों का, गाइडलाइन का सही से पालन नहीं करेगा, तब उसके ऊपर डायरेक्ट एक्शन होगा, उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा या फिर उनको दूसरे बैंक में मर्ज कर दिया जाएगा।
और साथ ही साथ बैंक को नोटिस देना होगा कि ग्राहकों को कि बैंकिंग कार्रवाई सभी जो है वो अभी नए नोटिस तक पेंडिंग रहेगा, यानी कि जब तक कोई नया नोटिस नहीं आएगा तब तक सभी जो कार्रवाई है बैंकिंग का वो सारा कुछ अभी आपका पेंडिंग में रहेगा। ये सब हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग देखें आपका क्या है, यहाँ तक हम लोग देखें आपका गुणात्मक उपकरण भी। गुणात्मक उपकरण एक दो ठो आप और भी ऐड कर सकते हो, जोड़ सकते हो गुणात्मक उपकरण को, ठीक है ना, एक दो ठो और भी ऐड किया जा सकता है। तो मात्रात्मक उपकरण, गुणात्मक उपकरण आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, वो है आपका मौद्रिक नीति के प्रकार। अब थोड़ा हम लोग तेज़ी से चलेंगे, ठीक है ना। ये सब चीज़ें एक दो बार आप वीडियो को देखिए ना, समझने का प्रयास कीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। मौद्रिक नीति के प्रकार की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका अब मौद्रिक नीति के प्रकार में आपको यहाँ पे ग्राफ वगैरह भी बनाना पड़ेगा, ठीक ना। तो ऐड कीजिए ग्राफ वगैरह भी, आप गूगल वगैरह सर्च कीजिए और ग्राफ वगैरह आप अपने नोट्स में ऐड कर दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। मौद्रिक नीति के प्रकार की बात करें तो आपका दो तरह का है, एक तो है आपका एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरा है आपका कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि संकुचनवादी मौद्रिक नीति और आपका विस्तारवादी मौद्रिक नीति। विस्तारवादी मौद्रिक नीति में क्या है, बोला जा रहा है कि जब अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन कम होगा, सप्लाई कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, डिमांड कम होगा, रिसेशन या डिप्रेशन ये होगा, इसको बोलते हैं हम लोग विस्तारवादी राजकोषीय नीति या विस्तारवादी मौद्रिक नीति। तो जब बोला जा रहा है कि जब अर्थव्यवस्था में रिसेशन का दौर आया, डिप्रेशन का दौर यानी कि मंदी का, महामंदी का, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा यानी कि बेरोजगारी दर ज़्यादा, डिमांड यानी कि मांग कम हो गया, आपूर्ति कम हो गया, इसके अलावा प्रोडक्शन उत्पादन कम हो गया, तो ये कंडीशन कहलाता है आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कंडीशन। तब ऐसे में गवर्नमेंट क्या करेगा, आपका क्या करेगा कि मात्रात्मक उपकरणों में कमी करेगा ना। पर्पस क्या है कि आर्थिक गतिविधि को बढ़ाया जा सके। ऐसे में साथ में क्या करेगा, वो मनी सप्लाई, बैंक दर, रेपो रेट, CRR, SLR, बैंक ऋण, निवेश, इन सभी में वो वृद्धि करेगा, निवेश भी करेगा। क्या है करेगा, ताकि इससे रोजगार बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ेगा और ये फिर तेज़ी से ग्रो करेगा। तो वही सिंपल सी बात बोला जा रहा है कि जब मार्केट में कॉस्ट इन्फ्लेशन का दौर आएगा, यानी कि वहाँ पे प्रोडक्शन कम, सप्लाई कम, आपूर्ति कम, डिमांड कम, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा, डिप्रेशन, रिसेशन सब आ जाएगा, तो आर्थिक गतिविधि पूरा ठप हो जाएगा। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करेगा, जो मात्रात्मक जो उपकरण है उसमें कमी करेगा ताकि आर्थिक गतिविधि में क्या हो, वृद्धि हो। साथ ही साथ वो निवेश करेगा और फिर यहाँ पे आपका विस्तारवादी राजकोषीय नीति का प्रयोग करेगा, यानी कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करेगा। वो रोजगार बढ़ाएगा, उत्पादन बढ़ाएगा, इस तरह से। इसको और भी बढ़ा कर लिखा जा सकता है, थोड़ा बहुत इतना पॉइंट भी याद रहेगा ना आपको, तो आप इसमें और भी एक्सटेंड करके इसको लिख सकते हो। फिर एक होता है आपका कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका संकुचनवादी मौद्रिक नीति, यानी कि जब अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, यानी पैसा ज़्यादा आ जाता है मार्केट में, तो डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम, तो यानी कि समग्र मांग समग्र आपूर्ति ज़्यादा हो जाएगा। द कंडीशन ऑफ एक्सेस डिमांड इसको बोलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाएगा, ये पूरा हाइपर इन्फ्लेशन का कंडीशन चला जाएगा, यानी कि ओवरऑल ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगा। तब आरबीआई क्या करेगा, सभी उपकरणों में वृद्धि कर देगा ताकि मार्केट से जो है वो लिक्विडिटी को यानी कि तरलता को सोख लिया जाए, यानी कि उसको एडजस्टमेंट कर लिया जाए। पर्पस क्या है कि आर्थिक गतिविधि को थोड़ा सा कम नहीं करेगा पूरा, मतलब थोड़ा सा इसको हल्का सा स्लो करेगा और या फिर हल्का इसको घटा देगा। और इसके बाद फिर क्या होगा कि आर्थिक गतिविधि थोड़ा सा धीमी होगी तो महंगाई भी घटेगी और यहाँ पे बॉन्ड एंड सिक्योरिटी बेच के पैसा ले लेगा आरबीआई मार्केट से। आरबीआई जो है वो अपना बॉन्ड एंड सिक्योरिटी बेचेगा, मार्केट में कोई ना कोई खरीद भी करेगा, तो मार्केट से पैसा वो ले लिया, ठीक है ना। और यहाँ पे मार्केट में नकदी वगैरह सब जो है वो कम करने का प्रयास करेगा, ठीक है ना। तो संकुचनवादी मौद्रिक नीति, विस्तारवादी मौद्रिक नीति, इसमें दो चार पॉइंट अगर आपको और भी कहीं से मिलता है तो आप प्रयास कीजिएगा उसको भी ऐड करने का यहाँ पे, ठीक है, ऐड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा। अब आइए भारत में मौद्रिक नीति के बारे में क्या है क्या नहीं सो, इसी में ही हम लोग मौद्रिक समिति के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ और थोड़ा सा 10 मिनट और लगेगा, आपका ये टॉपिक पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए ना मेंस वगैरह में, तो आप उसको टैकल कर पाने में अपने आप को सहूलियत पाइएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा और पेशेंस रख लीजिए, धैर्य रख लीजिए। तो क्या है भारत में मौद्रिक नीति, चार्ट है भारत में मौद्रिक नीति, वो भी हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। उससे पहले देखिए 2016 से पहले क्या स्थिति था, 2016 के बाद स्थिति क्या रहा वो भी देखिए।
2016 से पहले आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार आरबीआई का जो गवर्नर है और उसकी जो सलाहकार समिति है उन्हीं के द्वारा ही मौद्रिक नीति का जो है वो मतलब कंट्रोल किया जाता था, लागू किया जाता था। लेकिन 2016 के बाद क्या हुआ, आरबीआई एक्ट में संशोधन किया गया और अब इसके लिए एक बाकायदा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना दिया गया, यानी कि मौद्रिक नीति समिति, यानी कि एमपीसी बना दिया गया। और ये किसके तहत बना, तो ये आपका आरबीआई एक्ट का धारा 45 जेड बी के तहत ये बना है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और ये आपका एक वैधानिक संस्था है, लीगल संस्था है। और इसका जो पहला जो मीटिंग है वो आपका 3 अक्टूबर 2016 को हुआ था। कहाँ पे, तो यह हुआ था आपका मुंबई में। 2016 के बाद आरबीआई एक्ट में संशोधन हुआ और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना, जिसका पर्पस क्या है, ये इसका पर्पस है कि प्राइस को स्टेबिलिटी करना है, प्राइस को स्टेबल रखना है और इकोनॉमिक ग्रोथ को सुनिश्चित करना है, ठीक ना। और प्रेजेंट में अगर हम लोग वर्तमान में बात करें तो एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा ही मौद्रिक नीति को संपूर्ण कंट्रोल जो है वो किया जा रहा है। अब थोड़ा सा मौद्रिक नीति के बारे में हल्का सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। मौद्रिक नीति समिति के बारे में ये रहा, तो बोला जा रहा है कि इसको आरबीआई एक्ट 1934 के धारा 45 जेड बी के तहत संशोधन करके इसको बनाया गया मौद्रिक नीति समिति, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 में बना था। और इसका पहला बैठक हुआ 3 अक्टूबर 2016 को मुंबई में हुआ। और ये एक वैधानिक संस्था है। एमपीसी की बात करें तो यह आरबीआई की वैधानिक समिति है, यानी कि स्टैट्यूटरी कमेटी है। इसका कार्य क्या है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, मौद्रिक नीति से जुड़े हुए जितने भी निर्णय हैं वो ये लेगा। गठन की बात की जाए तो ये 2016 में हुआ। आरबीआई एक्ट 1934 में उसका जो फाइनेंस एक्ट था उसमें संशोधन किया गया, उसके बाद ये 2016 में ये बना। इसका पर्पस क्या है, तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग को ये प्रभावी बनाना है और मौद्रिक नीति से संबंधित सारा ये जो है ज़रूरतों को पूरा करेगा, उससे संबंधित फैसलों को भी ये यही लेगा। अच्छा, एक पॉइंट और भी देखिए, मौद्रिक नीति जो समिति है इसकी जो नीड क्यों हुई, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो बोला जा रहा है कि 2016 से पहले आपको बताया गया था कि आरबीआई गवर्नर जो है वो और उसकी जो सलाहकार समिति है जो उनके द्वारा ही जो है वो आपका मॉनेटरी पॉलिसी से जुड़े सारा डिसीजन लिया जाता था। बाद में निर्णय जो है वो प्रक्रिया में पारदर्शी और सामूहिक और उत्तरदायी, सामूहिक यानी कि कम्युनिटी और उत्तरदायी यानी कि आंसरेबल और पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ही मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया। ये जो मौद्रिक नीति की संरचना है इसमें टोटल आपके 6 सदस्य होते हैं, जिनमें 3 सदस्य जो होते हैं वो आपके आरबीआई के सदस्य होते हैं और 3 जो सदस्य होते हैं वो आपके केंद्र सरकार के द्वारा बाहर से नियुक्त किए जाते हैं। आरबीआई के 3 सदस्य कौन कौन हैं, पहला तो आपका आरबीआई का गवर्नर हो जाएगा, दूसरा आरबीआई का डिप्टी गवर्नर हो जाएगा और तीसरा आरबीआई का एक अन्य अधिकारी रहेगा। ये 3 गो हो जाएगा आरबीआई के सदस्य। और 3 गो जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होगा वो व्यक्ति कैसा होगा, जो इकोनॉमिक्स के बारे में, बैंकिंग के बारे में, फाइनेंस के बारे में विशेषज्ञ होगा, स्पेशलाइज्ड होगा। और इसका कार्यकाल की बात करें तो इसका 4 साल है और इसका से फिर से दोबारा जो है वो रीअपॉइंटमेंट यानी दोबारा जो है वो इसका नियुक्ति नहीं होता है। आगे देखिए, एमपीसी की निर्णय निर्माण कैसे काम करता है, तो प्रत्येक सदस्य का एक एक वोट होता है और ये जो वोटिंग जो सिस्टम जो है, ये जो निर्णय जो डिसीजन लिया जाता है वो मेजोरिटी के आधार पर होता है और इसमें 6 गो सदस्य हैं। अगर वोट बराबर हो जाए यानी 3-3 वो सदस्य बराबर हो गए हैं तो ऐसे में आरबीआई गवर्नर जो है वो एक तरह से निर्णायक मत देगा, यानी कि कास्टिंग वोट देगा, वो जो बोलेगा लास्ट में वही होगा। ओवरऑल कहने का मतलब है कि आरबीआई का गवर्नर जो बोलेगा वही होगा, ठीक है। ये जो नीति जो है, मतलब ये जो समिति जो है वो मौद्रिक नीति समिति, वो हर 6 महीने में अपना रिपोर्ट देता है आरबीआई को, ठीक है। कौन देता है, तो ये एमपीसी जारी करता है, ठीक है। इसके द्वारा एक चीज़ और भी याद रखिएगा कि मौद्रिक नीति समिति के द्वारा ना 2026 में ही जो है वो इन्फ्लेशन टारगेट रखा गया था। बोला जा रहा है कि 2026 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नेक्स्ट 5 वर्षों के लिए, यानी कि 2026 से 2031 तक, यानी कि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक, उसके लिए इन्फ्लेशन टारगेट रखा गया है 4% और सहनशीलता सीमा को यथावत रखा गया है। सहनशीलता सीमा यानी कि उसको बोलते हैं टॉलरेंस बॉन्ड, ये 2 से 4% रखा गया, यानी कि इन्फ्लेशन 2% से कम ना हो और इन्फ्लेशन 6% से ज़्यादा ना हो और ये एवरेज में रहे लगभग 4% तक। ये सब सीपीआई इंडेक्स यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पे ही ये सभी जारी किया गया है। ये सभी क्या है, हम लोग इन्फ्लेशन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे वहाँ पे, तो वहाँ से इसको आप जो है वो कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है, तो चीज़ें जो है वो आसान हो जाएगी। अच्छा,
मनी एंड बैंकिंग की बात की जाए तो अच्छा ये सब छोड़िए, ये सब हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो आपका हो गया। थोड़ा सा बचा हुआ है एक पार्ट और थोड़ा सा। अब हम लोग केवल भारत में मौद्रिक नीति की महत्व क्या है, इसकी सीमाएं क्या है, और फिर कौन कौन सा मौद्रिक नीति होता है, 4 तरह का, उसको देखेंगे, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं भारत में मौद्रिक नीति की जो है वो महत्व क्या है, उसको आप समझ लीजिए। इसी को ही आपको एलिब्रेट करना पड़ेगा, जो इसका उद्देश्य है वही इसका महत्व भी हो जाएगा। महत्व में मूल्य स्थिरता है, आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, उपभोग को, बचत को, निवेश को, पूंजी निर्माण को, सभी फैक्टर को ये प्रभावित करता है। और यही सब है। मनी सप्लाई को, प्रोडक्शन को बढ़ाना है ताकि इम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाए। इसके अलावा मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, मनी एक्सचेंज रेट को भी ये कंट्रोल करना है। तो ये सभी आपका मौद्रिक नीति का उपकरण, ये मौद्रिक नीति का महत्व हो गया। इसको आप तो ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी, उसमें 9 सदस्य बताए थे, 3-3-3 करके बताए थे ना। 3 ठो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, 3 ठो आरबीआई का सदस्य होगा, और अरे यार इसमें 6 सदस्य हैं कि 9 सदस्य हैं भाई, इसमें कन्फ्यूजन हो गया मेरे को भी अब। अच्छा, 6 सदस्य हैं, कहीं आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कि इसमें ना मौद्रिक नीति समिति में 9 सदस्य हैं कि 6 सदस्य हैं। तो हम तो देखे थे तो 6 सदस्य था, 3 ठो आरबीआई का, 3 ठो बाहरी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट होता है, ऐसा था। एक बार इसको रिकॉल अब मतलब चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मौद्रिक नीति की सीमाएं क्या है वो आप थोड़ा सा सोचिए, थिंक कीजिएगा, और थोड़ा बहुत गूगल वूगल कीजिएगा, और उससे आप थोड़ा सा यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिएगा। मौद्रिक नीति समिति जो है वो भारत का मौद्रिक नीति, अच्छा ठीक है, मौद्रिक नीति की सीमाएं आप देख लीजिएगा, वहाँ से कवर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं ना भारत में मौद्रिक नीति की कौन कौन सा मौद्रिक नीति प्रयोग किया जाता है भारत में, वो देखते हैं। 4 तरह का प्रयोग किया जाता है। हॉकिंस मॉनेटरी पॉलिसी, डोबिस मॉनेटरी पॉलिसी, न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी और कैलिब्रेटेड टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी का यूज होता है। 4 तरह का, चारों को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। पहला क्या है, तो पहला है आपका हॉकिंस मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें क्या है, तो बोला जा रहा है कि डिमांड टू इन्फ्लेशन में ब्याज दर को बढ़ा देना, यही आपका हॉकिंस मॉनेटरी पॉलिसी कहलाता है। यानी कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का जब समय आएगा तब ऐसे में आप ब्याज दर को बढ़ा दीजिए, वही आपका हॉकिंस मॉनेटरी पॉलिसी है। तब ऐसे में क्या होगा कि गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड में कमी होगा, और इससे इन्फ्लेशन जो है आपका कंट्रोल हो जाएगा, और यही आपका हॉकिंस मॉनेटरी पॉलिसी है। और हॉकिंस मॉनेटरी पॉलिसी को एल्सो नॉन एज, इसको हम लोग क्वालिटेटिव टाइटनिंग यानी कि मात्रात्मक संकुचन मौद्रिक नीति, यानी कि क्वालिटेटिव टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मात्रात्मक संकुचनवादी मौद्रिक नीति भी कहते हैं। इसके अलावा देखिए, इसका काम क्या है कि मार्केट से लिक्विडिटी को यानी कि तरलता को सोख लेना, और इसका यूज जो है वो आपका दीर्घकाल के लिए मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो वहाँ पे ये हॉकिंस मॉनेटरी पॉलिसी का यूज होता है। सिंपल याद रखिए कि हॉकिंस मॉनेटरी पॉलिसी पूरा ये जो है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन पे ही जो है वो मतलब ये है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन पे ही बेस्ड है। अच्छा, दूसरा क्या है आपका, वो है आपका डोबिस मॉनेटरी पॉलिसी। तो डोबिस मॉनेटरी पॉलिसी में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे जो है वो आपका ब्याज दर में कमी कर दिया जाता है, और ब्याज दर में कमी करके ऋण जो है वो लेना, जो है ऋण देना, ऋण लेना, ये सभी सस्ता कर देता है गवर्नमेंट। क्यों करता है, ताकि इससे मांग बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। तो ऐसा है। तो हॉकिंस मॉनेटरी पॉलिसी डिमांड टू इन्फ्लेशन से कंट्रोल इससे संबंधित है, और ये आपका जो डोबिस मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के दौरान इसका यूज होता है, और ये इससे संबंधित है। हॉकिंस मॉनेटरी पॉलिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्टेक्स्टरी मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि संकुचनवादी मौद्रिक नीति, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मात्रात्मक संकुचनवादी मौद्रिक नीति। और उसी प्रकार डोबिस मौद्रिक नीति को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन में इसका यूज होता है। यहाँ पे हम लोग विस्तारवादी मॉनेटरी पॉलिसी यूज करते हैं यानी कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज करते हैं, और इसको एल्सो नॉन एज डोबिस मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, यही है। और इसको हम लोग ये भी कहते हैं आपका क्वांटिटेटिव टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि गुणात्मक संकुचनवादी मौद्रिक नीति भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये सभी है, इसको आप थोड़ा बहुत एलिब्रेट कर दीजिएगा, चीज़ें आसान हो जाएगी। सिंपल याद रखिए कि हॉकिंस मॉनेटरी पॉलिसी डिमांड पुल इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ है, और आपका डोबिस जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ है, सिंपल सी बात है। और एक होता है आपका न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि तटस्थ मौद्रिक नीति। तो जब आरबीआई का मौद्रिक नीति स्पष्ट नहीं होता है कि वो बढ़ाएगा कि वो घटाएगा, कुछ स्पष्ट नहीं होता है, तो वो आपका हो जाएगा तटस्थ मौद्रिक नीति कहलाता है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी होगा कि ये घटाएगा, कि बढ़ाएगा, कि ये अपरिवर्तित रहेगा, या फिर न्यूट्रल होगा, कुछ क्लियर ही नहीं होता है। और इसको ना, ये न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी का जो यूज है ना वो आपका स्पेशल कंडीशन में ही
जो है वो इसका प्रयोग किया जाता है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, तो तटस्थ मॉनेटरी पॉलिसी में क्लियर नहीं होता है कि यहाँ पे आरबीआई जो है वो क्या करेगा, ये बढ़ाएगा घटाएगा, क्या परिवर्तित रहेगा ब्याज दर, बैंक दर, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, इन सभी में। और एक होता है आपका आशंकित संकुचन मौद्रिक नीति, जिसको हम लोग बोलते हैं कैलिब्रेटेड टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें क्या है वो समझिए कि जब ब्याज दरों में वृद्धि या उसे अपरिवर्तित रखा जाए बट किसी भी कीमत पर घटाया नहीं जाएगा। यानी देखिए, जब ब्याज दर में या तो वृद्धि कर दिया जाए या तो उसमें अपरिवर्तित रखा जाए, जैसे है वैसे ही रखा जाए, लेकिन अगर उसको घटाया नहीं जाएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग कैलिब्रेटेड टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी। और इंडिया में प्रेजेंट में इसी पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी पे। क्यों? यहाँ पे वो ब्याज दर को घटा नहीं रहा, या तो उसको ब्याज दर को बढ़ा दे रहा है। ब्याज दर कहने मतलब सभी तरह का ब्याज दर में बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, एमएसएफ, एलएएफ, इन सभी ब्याज दर को ही हम लोग कहते हैं। सभी को इन्हीं में ही शामिल किया जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि जब ब्याज दर को बढ़ाया जाएगा या तो उसको अपरिवर्तित रखा जाएगा लेकिन उसको किसी भी कीमत पर घटाया नहीं जाएगा, तो उसी को ही हम लोग बोलते हैं कैलिब्रेटेड टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि आशंकित संकुचनवादी मौद्रिक नीति। ठीक है, ये हो जाएगा। और इंडिया में भी प्रेजेंट में यही इसी पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और यानी कि ब्याज दर में वृद्धि तो किया जा रहा है लेकिन उसमें कमी किया नहीं जा रहा है, या तो उसको न्यूट्रल रख दे या तो उसको वृद्धि कर दे लेकिन उसको कम नहीं करे। और मोस्टली जो कंट्री है अधिकांश वो सभी जो है वो आपका हॉकिंस मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करते हैं। चाहे वो आप विकसित देशों की बात करोगे ना तो आपका वो हॉकिंस मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा है। तो ये भारत में 4 तरह का मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है ये सभी है। मॉनेटरी पॉलिसी का एक तरह से एक ही मेन इसका काम है कि ये मनी सप्लाई यानी कि मुद्रा आपूर्ति को ये कंट्रोल करना, इसका एक यही मेन काम है। इसका मनी सप्लाई को यानी कि मुद्रा आपूर्ति को ये कंट्रोल करना, इसका यही जो है वो मेन कार्य रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा हो गया था ये टॉपिक, बड़ा नहीं हुआ था, ठीक ठाक था। तो समझ रहे ना कि 1.5 घंटा में आप जो है वो ये पूरा जो टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी का, इकोनॉमिक्स का, ये बड़ा टॉपिक है। और इस टॉपिक को आप तैयार कर लिए हैं, इस टॉपिक को आप रेडी कर लिए हैं। आप बस 1 से 2 बार और वीडियो के देखिएगा तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। और आंसर राइटिंग कर लीजिएगा, इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन लिख लीजिएगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएगा, कोई भी परेशानी वाला बात नहीं होगा। तो इसी तरह से हम लोग डेली का टारगेट रखेंगे कि एक दिन में हम लोग 2 टॉपिक 3 टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। और आपका जो है वो 310 टॉपिक का जो सीरीज जो रहेगा वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से आप पाइएगा कि आपका जो है वो मेंस का तैयारी भी यहाँ पे अच्छी तरीके से होते चला जाएगा। और एक बार मेंस का तैयारी हो जाएगा बढ़िया से तो आपके पास कंटेंट भी आ जाएगा और चीज़ें आसान हो जाएगी भाई। ठीक है, तो ज़्यादा फोकस आप रखिए चीज़ों को रिवीजन करने पे, तो चीज़ों को बार बार अगेन एंड अगेन रिवीजन करते चलिए तो जो है वो आसान हो जाएगी। ठीक है ना, तो रिवीजन भी चलते रहिए, साथ में रिवीजन को भी कंटिन्यू रखिए और डेली पढ़िए और डेली रिवीजन कीजिए, डेली पढ़िए डेली रिवीजन कीजिए, यही काम ही करना है आपको बस। और मेरा भी प्रयास रहेगा कि ये जो सीरीज़ है इसको पूरा हम कंप्लीट कवर करें और 310 टॉपिक आपका एक बार कवर हो जाएगा तो मेरा भी तैयारी हो जाएगा, आप लोग का भी तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट नोट्स के थ्रू ही चलेगा सारा आपका ये पूरा। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग धीरे धीरे चल ही रहे हैं, आगे बढ़ ही रहे हैं। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और नए टॉपिक में हम लोग हर मतलब एक वीडियो में एक टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे, चाहे वो वीडियो 2 घंटा का बने, 1 घंटा का बने, 3 घंटा का बने, लेकिन एक टॉपिक को एक वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, उसको अलग अलग पार्ट में हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, वैसे ना आपका बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। ठीक है ना, इसको ऐसा करेंगे हम लोग। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।